समझ गई थी कि उसके राज सर उसके इर्द गिर्द ही हैं। वो दिखते नहीं है लेकिन श्वारनी उन्हें महसूस कर सकती है। श्वारनी तड़पने लगी और अपने सीने पर हाथ रखकर राज सर को याद करते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी तान्या पास आई और बोली, अब क्या हुआ? अरे हमने कितनी बार कहा पूरे दिन उनके बारे में सोचती रहोगी तो यही परिणाम होगा। अब चलो वापस होटल जा रहे हैं सब लोग, शाम को राजस्थानी नृत्य का कार्यक्रम होगा, मजा करेंगे हम दोनों। श्वारनी ने गहरी सांस ली और तान्या के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल ने पहचान लिया था कि राज यही कहीं है और उसे देख रहे हैं। उन सभी के जाते ही शुभम एक ऊंट से नीचे उतर आया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, हाय ये हमारी वाली कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं बन रही क्या? लगता है अब इससे पर्दा उठाने का समय आ गया है। शुभम बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। रात्रि भोजन के बाद सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में थीं। कुछ देर बाद ही होटल के पूल साइड एरिया में एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला था। कुछ देर बाद सभी लड़कियां स्वेटर पहनकर या अपनी शॉल ओढ़कर होटल के पूल साइड में आ गई और जमीन पर बिछाए गद्दों पर बैठ गए और सामने आग जल रही थी जिससे सबको जैसलमेर की ठंड से राहत मिल रही थी। और उनके बगल में ही राजस्थानी ठेठ नृत्य शुरू हो गया। तभी उनकी एक टीचर आई और सभी से बोली, आप में से किसी को ये नृत्य करना आता है क्या? इनके ग्रुप ने हमें 2-3 ड्रेस दिए हैं, हमारे पास है तो कोई रुचि रखता है? बोलो। ये सुनकर श्वारनी और तान्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ खड़ी होकर बोली, हमें करना है, हमें करना है। उन दोनों को देखकर जलन के मारे मिताली भी खड़ी होकर बोली, हम भी करेंगे। टीचर उन तीनों को अपने साथ अंदर ले गई और वो तीनों तैयार होने लगी। वहीं छत के किनारे खड़े विग्रहराज सूर्यवंशी सिगरेट के कश लिए जा रहा था और उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े शुभम राठौड़ अपनी बेचैन नजरों से तान्या को ढूंढते हुए बोले, अरे गायब कहाँ हो गई? अभी तो यही थी, चैन नहीं, देख भी नहीं पा रहे हैं उसे। शुभम के इतना कहते ही एक सुंदर सी कन्या जिसने कालबेलिया समाज के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे झूमती हुई पूल एरिया में आ गई और गोल गोल घूमते हुए अपनी ओढ़नी को लहराने लगी। उस कन्या को देखते ही शुभम के होश उड़ गए। हंसती झूमती मुस्कुराती तान्या को इस हसीन रूप में देखकर शुभम का तो अंग खेल उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक अपनी तान्या को देखने लगा जो कि इस वेश में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। विग्रहराज अपनी नशीली और जुनूनी निगाहों से एक टक श्वारनी को देखे जा रहा था जिसने अपनी मित्र के साथ नृत्य शुरू कर दिया था। श्वारनी ने जैसे ही नृत्य शुरू किया तो विग्रह का रोम रोम खेल उठा। उसके हाथ से सिगरेट छूट गई और अब वो बिना पल के झपकाए एक टक अपनी राजा को देखता रहा। तभी अचानक श्वारनी ने अपना घूंघट हटा दिया और उसके हसीन रूप को देखते ही विग्रह घायल हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और बहकने लगा। विग्रह के पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और तभी नृत्य करते हुए श्वारनी की नजर ऊपर छत की ओर गई तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और अब उसका दिल उसके बस में नहीं रहा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और पूरा शरीर गर्म हो गया। सामने विग्रहराज सूर्यवंशी जो खड़े थे अपने आकर्षक और शानदार रूप के साथ। श्वारनी विग्रह के हैंडसम चेहरे को देखे जा रही थी। तभी विग्रह ने अपनी आंखें खोली तो उन दोनों की आंखों ने आपस में अपना मिलन कर ही लिया था और धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। विग्रह ने अपनी राजा को देखते ही मुस्कुरा दिया। उसकी एक कातिल मुस्कान देखते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए और इश्क छाने लगा। तभी विग्रह ने अपनी आंखों से इशारा किया कि हमसे मिलने के लिए आओ। ये इशारा पाते ही श्वारनी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और उसका बदन थर थर कांपने लगा। कुछ ही देर में उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वहां पर विग्रहराज नहीं था। ये देखकर श्वारनी बेचैन होने लगी। वहीं विग्रहराज खंबे से टिककर खड़ा था। अचानक विग्रह उसके करीब आने लगा और ये देखकर श्वारनी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो सिकुड़ने लगी, अपने होंठ खींचने लगी। जैसे जैसे वो निकट आ रहा था वैसे वैसे श्वारनी के हाथ पैर फूलने लगे थे लेकिन उसने एक बार भी अपनी नजरें झुकाई नहीं। दोनों एक टक सच्ची शिद्दत और तड़प से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। देखते ही देखते विग्रह उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अपने राज सर की करीबी से श्वारनी का रोम रोम खिलने लगा। आंखें भराई और दिल धक धक करने की सारी सीमाएं पार करने लगा। विग्रह उसके हसीन रूप को जुनून से देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है। यह देखकर श्वारनी ने अपनी नजरें झुका ली और विग्रह ने उसकी ओढ़नी से उसके सर पर पल्लू लगाया और अत्यंत प्रेममय होकर बोला, इंतजार लंबा है लेकिन पालेंगे तुम्हें और ले जाएंगे सबसे दूर अपनी दुनिया में। उसकी ऐसी जुनूनी बात सुनकर श्वारनी के तन बदन में करंट दौड़ पड़ा था। विग्रह आगे बोला, हमारा ही होना है तुम्हें, किसी को बीच में नहीं आने देंगे। श्वारनी की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल आई जिसे जमीन पर गिरने से पहले ही विग्रह ने अपनी हथेली पर ले लिया और सच्ची शिद्दत से उसे अपने होठों से लगा लिया। ये देखकर तो श्वारनी अब एक पल के लिए भी वहां रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये देखकर विग्रह भी खड़ा हो गया। श्वारनी वहां से जाने लगी तभी विग्रह असीम शिद्दत और तड़प से बोला, राजा भागने से कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा और हमसे नजरें मिलाकर हमारा हाथ थामकर आगे बढ़ना ही होगा। ये सुनकर श्वारनी के कदम वहीं ठहर गए लेकिन वो विग्रह के सामने पीट करके खड़ी तेज तेज सांस लिए जा रही थी। आसपास कोई नहीं था या यूं कहें विग्रहराज ने सबको वहां से भेज दिया था ताकि आज राजे और राजा के बीच कोई ना आ सके। श्वारनी खुद में सिमटने लगी थी। वहीं विग्रह उसके नजदीक आने लगा तो वो नारी अपने सीने पर हाथ रखकर वहां से जाने लगी। तभी विग्रहराज बेचैनी और बेकरारी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। घनी अंधेरी रात, जैसलमेर की सर्द हवाएं और हवेली के लहराते सफेद पर्दे। श्वारनी शर्म से लाल होकर अपनी धड़कनों को संभालते हुए तेजी से भागे जा रही थी। उसका सुंदर सा बदन मटक रहा था, बेहद आकर्षक लग रहा था। वहीं उसके इश्क के नशे में चूर विग्रहराज अपनी जुनूनी निगाहों में नशा और दीवानगी लिए उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था, उसे पकड़ने के लिए, उसे जी भर के देखने के लिए। भागती हुई श्वारनी ने मुड़कर विग्रह की जुनूनी निगाहों को देखा तो सहम गई। वहीं विग्रह तलब से बोला, हे राजा आ जाओ हमारे पास, जी भर के देख लूं तुम्हें। ये सुनकर भी श्वारनी नहीं रुकी और आगे बढ़ती जा रही थी। तभी विग्रह अत्यंत आत्मीयता और शिद्दत से बोला, आज की रात हमारे नाम कर दो, हमारी निगाहों को श्वारनी सौंप दो, इन्हें सुकून पा लेने दो, इन्हें इनका सुख और जुनून लेने दो। रुक जाओ राजा, अब कोई इतने प्यार और शिद्दत से कहेगा तो कैसे निर्दयी बन सकते हैं। तो बस श्वारनी के कदम वहीं ठहर गए और वो तुरंत विग्रह की तरफ मुड़ी और नजरें झुकाकर धीमी आवाज में मासूमियत से बोली, शुभ गए। विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, किसके लिए? श्वारनी का दिल धक धक करने लगा और वो बोली, शास्त्र के लिए। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी आंखें भींच ली। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी मुट्ठी भींचकर तलब से कहा, बैठ जाओ राजा। विग्रह के इतना कहते ही श्वारनी वहीं एक खंबे का सहारा लेकर नीचे बैठ गई और बड़ी अदा और नजाकत से अपने घाघरे को सेट करने लगी। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर विग्रह बेताब और बेसब्र हुआ जा रहा था। कितनी खूबसूरत और सभ्य शालीन तरीके से वो बैठी हुई थी। साफ दिख रहा था कि कन्या के संस्कार बहुत उच्च और पवित्र हैं, लेकिन उसे कितना विश्वास था राज सर पर कि बिना नानुकूल किए चुपचाप वहां बैठ गई। उसकी अदाएं और नजाकत देखते हुए विग्रह उसके पास आने लगा। तभी वो विग्रह के पैरों को देखकर आदर से धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए बोली, जी थोड़ी दूरी पर ही रहे ना। ये सुनकर विग्रहराज के कदम वहीं थम गए और होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। श्वारनी शालीन तरीके से बैठी हुई थी, नजरें झुकाई हुई थी और अपने हाथों में बनी रंग बिरंगी चूड़ियों को आगे पीछे किए जा रही थी। वहीं विग्रहराज अपनी जुनूनी और नशीली निगाहों से उसके नाजुक कलाइयों को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ तान्या पूरे होटल में इधर उधर श्वारनी को ढूंढे जा रही थी और परेशान हो रही थी। पता नहीं लड़की कहाँ चली गई है, वो भी इतनी रात को। तान्या चिंतित होकर अपने लहंगे को पकड़कर आगे बढ़ती जा रही थी। तभी दाईं तरफ से एक हाथ आगे बढ़ाया गया और उस हाथ से तान्या का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया गया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक ही इस गतिविधि से तान्या के होश उड़ गए। वो खुद को संभालती है और सामने देखती है तो दंग रह जाती है। सामने सोफे पर शुभम अपनी आकर्षक मुस्कान लिए बैठा हुआ था और असीम प्रेम से तान्या को देखे जा रहा था।
शुभम को देखते ही तान्या के तो तोते उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शुभम यहाँ पर कैसे आ गया। वो हैरानी से और आंखें फाड़कर शुभम को देखे जा रही थी। तभी शुभम अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, हाय हमारी मिस, पता नहीं कैसी हो। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि आज कितना खाना ठूसा। ये सुनते ही तान्या अपने होश में आ गई और घबराती हुई कमरे के दरवाजे के पास आकर उसे खोलने लगी। तभी शुभम अपनी कातिल मुस्कान लिए बोला, मिस पता नहीं दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया यार, और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि अभी तुम छोटी हो, ऊपर से अभी विवाह होना बाकी है। शुभम की ऐसी बातें सुनकर तो तान्या का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और वो फिर से कमरे का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या तान्या और शुभम का रिश्ता आगे बढ़ने वाला है? शिवानी और विग्रह के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शुभम को देखते ही तान्या के तोते उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शुभम यहाँ पर कैसे आ गया। वो हैरानी से और आंखें फाड़कर शुभम को देखे जा रही थी। तभी शुभम अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, हाय हमारी मिस, पता नहीं कैसी हो। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि आज कितना खाना ठूसा। ये सुनते ही तान्या अपने होश में आ गई और घबराती हुई कमरे के दरवाजे के पास आकर उसे खोलने लगी। तभी शुभम अपनी कातिल मुस्कान लिए बोला, मिस पता नहीं दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया यार, और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि अभी तुम छोटी हो, ऊपर से अभी विवाह होना बाकी है। शुभम की ऐसी बातें सुनकर तान्या का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और वो फिर से कमरे का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये देखकर शुभम ने गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी मसलते हुए प्यार से बोला, तान्या क्यों फालतू की मेहनत कर रही हो? जब तक हम नहीं जाएंगे तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती हो। आओ हमारे पास, हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हारे साथ खूबसूरत वक्त बिताना है। ये सुनते ही तान्या ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने दिल की धड़कनें महसूस करते हुए घबराते हुए बोली, देखिए हमें जाना है, शिवानी अकेली होगी, उसका ख्याल रखना है। शुभम अपनी जगह से खड़ा हुआ और ठीक तान्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके एहसास से, उसके बदन से आती महक से और उसके ऑरा से तान्या का तन बदन से हर उठा। सांसें तेज होने लगी। वो जितनी ज्यादा खुश हो रही थी उतनी ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि जमाना कितना खराब है हम सब जानते हैं। भले ही शुभम खराब इंसान नहीं हो, वो बहुत अच्छा हो, लेकिन लोग अच्छे नहीं होते हैं। अगर किसी ने तान्या और शुभम को एक साथ एक कमरे में देख लिया, वो भी इतनी रात को, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। और अगर तान्या के माता पिता को पता चल गया तो फिर वे लोग उसकी जिंदगी खराब कर देंगे, उसको हमेशा के लिए घर में बंद कर देंगे, जो कि तान्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसे भी अच्छा लगता है अपने प्रेमी के पास बैठना, उससे बातें करना, उसके प्यार को पाना, लेकिन वो क्या कर सकती है? वो मजबूर है और शुभम समझ नहीं रहा है। तान्या के करीब आकर शुभम असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, तुम हमसे प्यार करती हो। ये बात जानने के बाद हमने खुद को कैसे रोका है ये हमारा जी जानता है। हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे बातें करना, तुम्हारा देखना इस जीव को सुकून दे जाता है। जब विवाह होगा तब की बात अलग होगी, तब तो हम तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देंगे, लेकिन तब तक हमारी तड़प और तकलीफ का क्या तान्या? ये सुनकर तान्या भावुक हो गई और उदासी से बोली, हम अभी आपके बारे में कैसे सोचें जब हम खुद मुसीबत में फंस सकते हैं? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हमें बाहर जाना है। तान्या की ये बात सुनकर शुभम को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तान्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और दरवाजे से भिड़ा दिया। ये छून पाकर तान्या का बदन कांप उठा, लेकिन वो नजरें नहीं उठा पाई। उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर शुभम गुस्से और तड़प से बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो शुभम की तान्या को तकलीफ दे। हम सबको बर्बाद कर देने में यकीन रखते हैं, बस तुम्हें कुछ देखना चाहते हैं। दुनिया हंसती होगी ये सोचकर कि पहली नजर में प्यार कैसे हो सकता है, तो दुनिया को जो सोचना है हम सोचने देते हैं, क्योंकि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना जानते हैं कि जिस दिन हमने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन हमने तय कर लिया था कि शादी तो हम तुमसे ही करेंगे। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम सोच भी नहीं सकती इस हद तक करते हैं। हम समझते हैं तुम अभी छोटी हो इसलिए इतनी दूरी बनाकर रखते हैं और ज्यादा उम्मीद रखते भी नहीं है, लेकिन हम कम से कम बात तो कर सकते हैं ना। शुभम की इतनी जुनूनी और शिद्दत भरी बातें सुनकर तान्या की आंखें भर आईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे धीरे रोने लगी। ये देखकर शुभम को दुख हुआ और वो तुरंत तान्या के चेहरे को थामकर उसकी रोती हुई निगाहों में देखते हुए तड़प से बोला, अरे यार रो क्यों रहे हो? हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि प्यार करना चाहते हैं। अच्छा तुम्हें बाहर जाना है ना, तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन मुझे रोना बंद कर दो, हमसे नहीं देखा जाता। शुभम की इस बात से तान्या को बुरा लगा और वो नाराज होते हुए बोली, बस इतना ही प्यार है आपको कि आप जाने के लिए कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तो हम जा रहे हैं। ये सुनकर शुभम ने उसके चेहरे को छोड़ा और अपना सर पीटते हुए बोला, अरे यार बड़ी अजीब लड़की हो, पता ही नहीं चलता कि चाहती क्या हो। शुभम कहता कहते ही तान्या ने दरवाजे की ओर मुंह कर दिया और रुक गई। वो नादान लड़की अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसको शुभम से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, प्यार को जताना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे रोक रहा था समाज और परिवार के डर से। इसलिए वो मन ही मन घुट रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए अपना सारा गुस्सा वो शुभम पर निकाल रही थी। उसकी ऐसी हरकत देखकर शुभम शिद्दत से बोला, अच्छा जाती क्या हो? ये सुनकर तान्या सच्ची शिद्दत से अपने मन में बोली, सिर्फ आपको। तान्या ने मन में कहा था, लेकिन उसका जवाब शुभम जुनून से बोला, हम सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम हमारी। ये सुनकर तान्या के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभम को कैसे पता चला कि वो मन में क्या बोली है। तान्या यही सब सोच रही थी, तभी शुभम उसके बालों को देखते हुए जुनून से बोला, दरअसल हम तुम्हारे मन की बात भी सुन लेते हैं। अब तो तान्या के पसीने छूटने लगे। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि शुभम उसकी मन की बातें सुन सकता है। वो अपना थूक गटकते हुए बोली, देखिए हाँ हमें जाना है, हमारी सहेली अकेली है। शुभम उसके हिलते हुए होठों को देखते हुए शिद्दत से बोला, राज उसके साथ है, वो अकेली बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर तान्या हैरानी से बोली, हे शिव जी, तब तो हमारी सहेली डर गई होगी। शुभम ने उसके चेहरे को कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सुहागरात के दिन भी अपनी सहेली को बेडरूम में लेकर आओगी? तान्या के गाल लाल हो गए और वो शर्माती हुई बोली, हे भगवान कैसी बातें करते हो आप, तब तो कोई भी कमरे में नहीं आ सकता सिवाय हम दोनों के। तान्या के मुंह से उत्साह, नादानी और गलती से ये बात निकल गई, जिसे सुनते ही शुभम की आंखों में चमक आ गई और वो एक टक तान्या को घूरने लगा। तभी तान्या को एहसास हुआ कि उसने क्या हरकत की है, जो वो शुभम से पानी पानी हो गई और वहां से भागने लगी। तभी शुभम ने उसका हाथ पकड़ लिया और जुनून से बोला, गलत नहीं कहा जो भाग रही हो, सही कहा, बेडरूम में तो सिर्फ हम दोनों ही होंगे, मिस पता नहीं। तान्या का तन बदन से हर उठा, सांसें तेज होने लगी और आंखों में चमक और गालों पर हया की लालिमा छाने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी की अदाएं और नजाकत देखते हुए विग्रह उसके पास आने लगा। तभी वो विग्रह के पैरों को देखकर आदर से धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए बोली, जी थोड़ी दूरी पर ही रहिए ना। ये सुनकर विग्रह के कदम वहीं थम गए और होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। हमारे राज सर श्वारनी से थोड़ी दूरी पर ही उसके ठीक सामने वाले खंबे से टिककर बैठ गए। श्वारनी शालीन तरीके से बैठी हुई थी, नजरें झुकी हुई थी और अपने हाथों में पहनी रंग बिरंगी चूड़ियों को आगे पीछे किए जा रही थी। वहीं विग्रह अपनी जुनूनी और नशीली निगाहों से उसकी नाजुक कलाइयों को देखे जा रहा था। दोनों खामोशी से बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे विग्रह के बाल उसके माथे पर आ रहे थे। और वहीं तेज हवा के झोंके से श्वारनी का पल्लू सर से सरक गया और ये देखकर श्वारनी ने बेचैन होकर तुरंत विग्रह की तरफ देखा तो वो अपनी नशीली और आशिकी भरी निगाहों से उसे देखते हुए शिद्दत से हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। राज सर का इशारा समझते ही श्वारनी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और दोबारा सर पर पल्लू लगा लेती है और अब अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों को देखने लगती है। विग्रह ने गहरी सांस ली और उसकी चूड़ियों को देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, वैसे राजा पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? ये सुनकर श्वारनी थोड़ा हिचकिचाने लगी तो विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से बोला, हमसे बात क्या करो, हम तुम्हारे कहे एक एक शब्द को अपने जहन में बसाना चाहते हैं। ये सुनकर श्वारनी के गाल लाल हो गए और वो बड़ी मासूमियत और खूबसूरती से बोली,
हम तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं जिसमें हमारी मासिक आमदनी 50,000 से ऊपर हो। पापा खुश हो जाएंगे। विग्रह दीवानों की तरह उसकी मासूम बातों को सुनकर अपने दिल में बसा रहा था। मदहोशी में चूर होकर उसके हिलते हुए होठों को देखे जा रहा था और वो प्यारी सी लड़की अपनी इच्छाएं बता रही थी। विग्रह ने अब तो ठान ही लिया था कि जल्द से जल्द इस कन्या को हासिल करके अपने जीवन में लाना ही है। ऐसी प्यारी सी खूबसूरत मासूम और नादान लड़की और कहाँ मिलेगी। विग्रह के होठों पर मुस्कान तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम जुनून नजर आ रहा था। उसने अपनी हथेली को देखते हुए शिद्दत से कहा, हम रिलेशनशिप और आज के ट्रेंड में यकीन नहीं रखते हैं। हमारा यही मानना है कि जो लड़की हमें पसंद आ गई हो उससे विवाह कर लेना चाहिए और उसे हम अपने आंगन में तुलसी की तरह पूछते हुए देखना चाहते हैं और वो कन्या सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही शिवानी का बदन थर थर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर विग्रह अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, इस तरह घबराओ मत राजा, भविष्य हम दोनों का एक साथ में एक छत के नीचे ही है। अब तो शिवानी की सांसें भी अटकने लगी और उसके सामने वो नजारा घूमने लगा जब उसकी मां ने उसे साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा था, शिवानी याद रखना कभी कोई कांड मत करना वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तुम हमेशा के लिए अपने माता पिता के प्रेम से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करवा देंगे, तुम्हें घर में कैद करके जल्दी से जल्दी कहीं पर तुम्हारा विवाह करवा देंगे। ये सब याद आते ही शिवानी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई, घबराने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी और वो घबराती हुई बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर विग्रह भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? उसकी दमदार आवाज सुनकर शिवानी झेप गई और डर के मारे पीछे हटते हुए बोली, आप हमसे दूर ना करिए। क्या विग्रहराज के प्रेम को शिवानी ठुकरा देगी? क्या होगा शिवम और तान्या के रिश्ते का भविष्य? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारी जिद्दी बालम साथ सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। माँ की बातें याद आते ही शिवानी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई, घबराने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी और वो घबराती हुई बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर विग्रह भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? उसकी दमदार आवाज सुनकर शिवानी झेप गई और डर के मारे पीछे हटते हुए बोली, आप हमसे दूर रहा कीजिए। ये सुनते ही विग्रह आंख बबूला हो गया। उससे सहन ही नहीं हो रहा था शिवानी का ये सब कहना। विग्रह की आंखों में क्रोध छाने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली तो उसके हाथों की और माथे की नसें फूलने लगी। वहीं शिवानी अपनी नजरें झुकाकर डरी जा रही थी। तभी विग्रह ने जोर से खंभे पर मुक्का मार दिया और ये देखकर शिवानी की रूह कांप उठी। आंखों से आंसू बहने लगे और वो घबराते हुए विग्रह के हाथ को देखने लगी, दुखी होने लगी। और तभी विग्रह अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने कि हम तुमसे दूर हो जाएं? अरे मर जाएंगे लेकिन अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हमारी हो और हमारी ही रहोगी। हम तुम्हें उचित समय आने पर ले जाएंगे अपने साथ और तब तक तुम्हें हमारे प्रति वफादार रहना होगा वरना हम तबाही ला देंगे। विग्रह के ऐसे रूप को देखकर शिवानी की हालत खराब होने लगी। उसके हाथ पैर और पूरा शरीर ही कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो नजरें झुकाकर अटकते हुए बोली, गुस्सा मत कीजिए प्लीज, हमें डर लग रहा है। शिवानी की मासूम आवाज सुनते ही विग्रह अपने नियंत्रण में लौट आया। उसने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेते हुए स्वयं को शांत करने लगा। लेकिन आज उसका गुस्सा देखकर तो शिवानी की हालत ही खराब हो रही थी। अब वो शायद ही कभी विग्रह के पास आएगी। वो अपनी आंखों में आंसू और खौफ लिए एक टक विग्रह के हैंडसम और आकर्षक चेहरे को देखे जा रही थी और वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कर रहा था। तभी शिवानी नाराजगी जताते हुए बोली, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। शिवानी की ये बात सुनते ही विग्रह ने तुरंत अपनी आंखें खोली जिनमें तड़प, तलब, तकलीफ और जुनून साफ नजर आ रहा था। अपनी राजा की बात सुनते ही उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो बेचैन और बेसब्र होकर बोला, ए राजा ऐसा नहीं कर सकती तुम, चलो हमारे पास आओ। शिवानी अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए रोते हुए पीछे हटने लगी। ये देखकर विग्रह बावला होकर तड़पते हुए उसके करीब बढ़ने लगा, उसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़पने लगा। विग्रह जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसके पास आया पलट गई और अपना लहंगा उठाकर तेजी से वहां से भाग गई। ये देखकर विग्रह पागल सा हो गया और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो लड़की भागे जा रही थी, उसकी पायल छन छन किए जा रही थी और बार बार मुड़कर देखे जा रही थी। तो विग्रह के जुनून को देखकर डर रही थी। विग्रह ने जब उसे इस तरह भागते हुए, ठुमकते हुए और नखरे करते हुए देखा तो उसका अंग अंग खिल उठा और होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने बोला, ए राजा, जबरन विवाह का अर्थ समझती हो? ये सुनते ही शिवानी के कदम वहीं ठहर गए और वो तुरंत पीछे मुड़ गई और हैरानी से उसे देखने लगी। तो विग्रह के होठों पर कातिल और जुनूनी मुस्कान आ गई और उसके ऐसे रूप को देखकर शिवानी के पसीने छूटने लगे और वो घबराती हुई बोली, हमें अर्थ समझना ही नहीं है। विग्रह ने अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक तरीके से कहा, हम है ना अपनी राजा को सब कुछ समझाने और सिखाने के लिए। ये सुनकर शिवानी झेप गई और तुरंत वहां से भाग गई। विग्रह वहीं खंबे से टिककर खड़ा हो गया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे अपने होठों के बीच रखकर उसे जलाते हुए सिगरेट के कश लेते हुए मदहोश होने लगा। वहीं शिवानी भागे जा रही थी। उसका बदन मटक रहा था और उसे अपनी नशीली निगाहों से देखते हुए विग्रह पागल हुए जा रहा था। अचानक से ही उसने सिगरेट को फेंक दिया और जुनून से बोला, आज नहीं जाने देंगे इसे, अब रूठ भी गई है तो मनाना भी होगा, प्यार भी लुटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में रात का भोजन होने के बाद विग्रह की मां प्रार्थना अपने बेड पर बैठी कपड़े तय कर रही थी। तभी प्रयागराज जी उनके पास आकर बैठ गए और बोले, 25 वर्ष के हो रहे हैं कुंवर राजा, तो अभी से रिश्ते देखना शुरू करेंगे तो 1-2 साल में विवाह हो जाएगा उनका, सही कह रहे हैं ना हम? ये सुनते ही प्रार्थना जी चिंतित होने लगी क्योंकि उनके बेटे ने उनसे साफ तौर पर कह रखा है कि वो किसी और के साथ तय रिश्ते में है। ऐसे में उसके लिए कोई रिश्ता नहीं देखा जाए। लेकिन वो अपने पति को कैसे बताएंगी कि उनका बेटा किसी और के साथ रिश्ते में है और उसी से विवाह करना चाहता है? प्रार्थना जी की चुप्पी देखकर प्रयागराज जी बोले, अरे कुछ तो बोलिए, हमने कल ही कन्या पक्ष से मिलने का तय किया है तो कुंवर राजा से कह दीजिए कि शाम को 5 बजे तक महल लौट आए। ये सुनकर तो प्रार्थना जी घबराने लगी और उन्हें विग्रह का गुस्सैल रूप दिखने लगा। दूसरी तरफ शिवानी भागे जा रही थी। अपने लहंगे को उठाए उसका पल्लू सर से सरक गया था जिससे उसके खुले बाल लहरा रहे थे और वो बेहद हसीन लग रही थी। ठुमक ठुमक कर भाग रही थी, सांसें तेज थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, दिल की धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। वहीं उसका आशिक उसके पीछे पीछे तेजी से चढ़ रहा था, उसके इश्क में लीन हुए जा रहा था। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी लेकिन आंखों में बेपनाह इश्क छाया हुआ था। विग्रह ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और जैसे ही शिवानी को पकड़ने लगा तभी उसका फोन बजने लगा जिसकी आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर रुक गया और शिवानी के कदम भी ठहर गए लेकिन वो विग्रह की तरफ मुड़ी नहीं। विग्रह को गुस्सा आने लगा कि अब उसे कौन परेशान कर रहा है जब वो अपनी राजा के साथ अकेले में वक्त बिता रहा है। विग्रह बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने अपनी जुनूनी निगाहों से शिवानी के लंबे लहराते बालों की तरफ देखा। वो उसे वहां से जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने अपने मोबाइल स्क्रीन को देखा जिस पर बाबा साहब लिखा हुआ था और उनका कॉल अटेंड करना उनके लिए परम कर्तव्य था, लेकिन वो शिवानी को जाने भी नहीं दे सकता था। बेचैन होकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि शिवानी का हाथ पकड़कर उसे रोक कर रखे। विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन तभी शिवानी तिरछी नजर से उसे देख के शर्माती हुई घबराती हुई बोली, राज सर नहीं। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींच ली और उसका दुपट्टा पकड़ लिया ताकि वो वहां से भागे ना। शिवानी का पल्लू पकड़कर दूसरे हाथ से कॉल अटेंड करते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में मगर आदर से बोला, प्रणाम बाबा साहब। ये सुनकर शिवानी वहां से जाने लगी। तभी विग्रह सख्ती से बोला, खड़ी रहो। शिवानी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और वहीं फोन पर दूसरी तरफ प्रयागराज जी हैरानी से बोले, चिरंजीवी भव कुंवर राजा, वैसे आप इतनी रात को किसके साथ हैं? ये सुनकर विग्रह अपनी भारी आवाज में बोला,
जी मीटिंग चल रही है, आप बताइए इतनी रात को कैसे कॉल किया? प्रयागराज जी बोले, बेटा कल शाम तक महल लौट आइएगा, आपसे जरूरी काम है। और वो क्या है आपको कल दोपहर तक बता देंगे। विग्रह ने हाँ कहा और कॉल काटकर मोबाइल को अपनी जेब में रखकर अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से अपनी राजा को देखकर कहा, राजा बहुत बदमाश हो तुम, हमें इतना भगारी हो। श्वारनी कुछ नहीं बोली, बस उसने अपना पल्लू छुड़ा लिया और ये देखकर विग्रह सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, लिख कर देते हैं कि जैसे ही तुम्हारी उम्र 18 वर्ष की होगी तुम्हारी मांग में हमारे नाम का सिंदूर होगा। विग्रह की बात सुनकर श्वारनी डर गई और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हम ऐसा नहीं करना चाहते। विग्रह के पतले गुलाबी होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, ए राजा एक बार हमारे सामने तो देखो। हिम्मत करते हुए श्वारनी उसकी तरफ मुड़ी और नजरें झुका ली। तभी विग्रह ने असीम शिद्दत और जुनून से उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसके इश्क में लीन होकर बोला, राजा जिद्दी बालम सा पाए हैं तुमने, जिनकी जिद ही तुम्हें पाना और तुम्हें अपनी घरवाली बनाना है। विग्रह की बात सुनकर श्वारनी का अंग अंग खिल उठा। उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर विग्रह की जुनूनी निगाहों में देखा, जहां से अपने लिए असीम प्रेम और स्नेह नजर आया, जिसे देखते ही श्वारनी की आंखें भर आई। विग्रह और श्वारनी यानी कि विग्रहाणी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों के होंठ खामोश थे लेकिन उनकी निगाहें आपस में बातें कर रही थी और दोनों का दिल धक धक करने लगा था, सांसें तेज होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और जैसे ही विग्रह की निगाहों का तेज बढ़ने लगा तो श्वारनी के गाल लाल हो गए और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अपनी अदाओं और नजाकतों से परिपूर्ण राजा को देखकर विग्रह ने उसके सर को सहलाते हुए जुनून से कहा, तुम्हारी तकदीर में हमारा नाम लिखा है, जिसे स्वयं विधाता भी बदल नहीं सकते। जाओ राजा, आराम से सो जाओ, पढ़ाई करो, खुश रहो और इंतजार करो उस दिन का जब हम तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहते ही विग्रह ने श्वारनी से दूरी बना ली और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा तो श्वारनी बेचैन होने लगी, तड़पने लगी। उसे नहीं जाना था अपने राज सर से दूर, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो इतनी मजबूर जो ठहरी। विग्रह को स्वयं से दूर जाते हुए देखकर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना मुंह फेर लिया और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह के सीने में दर्द हुआ, जो इश्क का दर्द है, अपनी प्रेमिका से दूर जाने की तड़प है। श्वारनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। अब वो खामोश हो गई थी और आंसू बहाए जा रही थी। आईने के सामने एक मूरत की तरह खड़ी होकर अपने गहने उतारने लगी और फिर उन्हीं कपड़ों को पहने ही बेड पर लेट गई। आज विग्रह ने उससे कितना कुछ कहा, लेकिन वो कितनी निर्दयी, कितनी मजबूर है कि अपने प्यार से खुलकर बात भी नहीं कर पाई। बस उनसे डरती रही, घबराती रही, उनसे दूर भागती रही। राज सर को याद करते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसका भविष्य जल्दी ही नया मोड़ लेने वाला था। क्या विग्रह और श्वारनी एक बंधन में बन पाएंगे या विग्रह मान लेगा अपने पिता की बात? क्या श्वारनी अपने माता पिता को ठुकराकर विग्रह को अपना बनाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ सिर्फ और सिर्फ खतरे के FM पर। श्वारनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। अब वो खामोश हो गई थी और आंसू बहे जा रहे थे। आईने के सामने एक मूरत की तरह खड़ी होकर अपने गहने उतारने लगी और फिर उन्हीं कपड़ों को पहने ही बेड पर लेट गई। आज विग्रह ने उससे कितना कुछ कहा, लेकिन वो कितनी निर्दयी, कितनी मजबूर है कि अपने प्यार से खुलकर बात भी नहीं कर पाई। बस उनसे डरती रही, घबराती रही और उनसे दूर भागती रही। राज सर को याद करते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसका भविष्य जल्द ही नया मोड़ लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ तान्या और शुभम के बस नैन मटक के चढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को देखने के बाद तान्या ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, आप जैसे सोच रहे हैं हमारे भविष्य के लिए वैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे माता पिता और परिवार वाले जरा संकीर्ण मानसिकता के हैं और उनके खिलाफ जाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। ये सुनकर शुभम ने गहरी सांस ली और उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से बोला, तो कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सही समय आने पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ, ये बात सच और सत्य है कि तुम मिसेस शुभम राठौर ही बनोगी। ये सुनकर तान्या के गाल लाल हो गए और उसने बड़ी खूबसूरती से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोली, अब क्या हम जा सकते हैं? हमें बहुत नींद आ रही है। शुभम उसे जाने तो नहीं देना चाहता था, लेकिन एक कन्या को इस तरह रात में ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। उसका हाँ कहना ही था और कमरे का लॉक खोलना ही था कि तान्या राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भाग गई और शुभम तो हैरान रह गया। अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे श्वारनी और तान्या खामोश थी, एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज वो दोनों ही बेचैनी महसूस कर रही थी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानती हैं। नहा धोकर तैयार होकर सभी लड़कियों ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान श्वारनी की खूबसूरत निगाहें अपने राज सर को ढूंढ रही थी, लेकिन वे तो न जाने कहाँ गायब हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे कल रात से। नाश्ता हो जाने के बाद सभी लड़कियां एक एक करके बस में चढ़ने लगी। लड़कियों की कतार में खड़ी श्वारनी अभी भी अपनी बेचैन और बेसब्री निगाहों से राज सर को ढूंढ रही थी, इधर उधर देख रही थी। तभी बस से थोड़ी दूरी पर उसे एक रेंज रोवर गाड़ी दिखाई दी, जिसके सारे शीशे काले रंग के थे और बंद थे, न जाने क्यों, लेकिन उस गाड़ी को देखकर श्वारनी का दिल धक धक करने लगा। तभी पीछे की सीट का शीशा नीचे हुआ और एक बेहद आकर्षक और हैंडसम मर्द का चेहरा श्वारनी को नजर आया, जिसने काले चश्मे लगाए हुए थे। चेहरे पर दुनिया भर का रुआब और शान झलक रही थी। पतले गुलाबी होंठ, दाढ़ी, मूंछें, लहराते रेशमी बाल जो माथे पर आ रहे थे। विग्रहराज सूर्यवंशी को देखते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए। अब ऐसे हसीन और हॉट मर्द को देखकर भला कौन न पिघले। श्वारनी ने शर्म और हया से अपनी नजरें झुका ली। उसके लंबे बाल उड़ते हुए उसके होठों पर आने लगे और उसके होठों पर लगी लिप बाम के कारण उसके होठों पर चिपकने लगे और ये हसीन नजारा देखकर विग्रह बेसब्र और बेताब होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून से बोला, राजा। श्वारनी ने पुकार सुन ली, क्योंकि सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती। अपने बालम सा की पुकार सुनते ही वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर बेचैनी और तड़प से बोली, राज सर। उसकी पुकार भी विग्रह ने सुन ली और अब वो एक पल भी नहीं रुक पा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आकर सीधा बस की तरफ बढ़ने लगा। और ये देखकर श्वारनी चेंप गई और तुरंत बस के अंदर घुस गई, लेकिन विग्रह नहीं रुका और तेजी से सड़क पार करते हुए बस के सामने आकर खड़ा हो गया, किसी राजा की तरह। विग्रहराज को वहां देखकर सब लोग हैरान रह गए और लड़कियों के तो दिलों की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके राज सर उनकी आंखों के सामने खड़े थे। सारी लड़कियां बस से उतरने लगी, वहीं श्वारनी छुपकर अपनी सीट पर बैठ गई। विग्रह के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, वो बस एक ट्रक ड्राइवर को देखे जा रहा था। सभी टीचर्स और बस ड्राइवर वगैरह विग्रह के सामने आकर खड़े हो गए और सर झुकाकर उसका आदर करते हुए बोले, सर आप यहाँ पर? विग्रह अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, हमारी एक मीटिंग थी जैसलमेर में, वैसे आप लोग अब तुरंत जोधपुर के लिए निकल जाइए। सुना है आज शाम तक थार मरुस्थल में तूफान आने वाला है, तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। श्वारनी बस में अपनी सीट पर दुबक कर बैठी हुई थी और छुप कर बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से तो उसे अपने राज सर नजर आ जाए, जिन्होंने आज 3-piece सूट पहना हुआ था, जिसमें वे बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहे थे। श्वारनी शर्माती हुई थोड़ी आगे आई और चुपके से बाहर झांकने लगी। तभी विग्रह ने भी उसकी तरफ देखा तो तुरंत अपना चश्मा उतार दिया और अपनी नशीली और जुनूनी निगाहों से एक टक श्वारनी के सुबह सुबह रोशन चेहरे को देखने लगा। तभी मिताली ने राज सर की नजरों का पीछा किया तो पाया कि वो बस में खड़ी श्वारनी को देख रहे हैं, वो भी इतनी गहरी और जुनूनी निगाहों से। मिताली को जलन होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने मन में नफरत से बोली, स्कूल के मालिक को फंसा रही है ये लड़की, लेकिन इसे पता नहीं है कि राज सर तो सिर्फ मिताली के लिए बने हैं।
मिताली नफरत से शिवानी को देखे जा रही थी। वहीं शिवानी ने विग्रह की नजरों का तेज पाकर अपनी नजरें झुका ली। तभी विग्रह बेताब होकर वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। टीचर्स ने सभी लड़कियों को बस में बिठा दिया और बस रवाना होने लगी। शिवानी अपने पीछे की सीट पर आकर बैठ गई और शर्माते हुए महकते हुए खिड़की से बाहर देखा तो सामने मौजूद गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठे राज सर ने अपने हाथ से इशारा किया कि अपना ख्याल रखना। ये इशारा पाते ही शिवानी का रोम रोम खिल उठा और उसने बड़ी शालीनता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी विग्रह की गाड़ी वहां से चली गई। ये देखकर शिवानी उदास हो गई। तभी होटल का एक वेटर बस में आया और बोला, मिस शिवानी पुरोहित कौन है? उनका कोई सामान होटल रूम में छूट गया है। ये सुनकर शिवानी और तान्या ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और शिवानी अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, जी हाँ मैं शिवानी। वेटर उसके पास आकर वो बैग थमाकर चला गया। शिवानी बैग को हैरानी से देखे जा रही थी। तभी तान्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाया और धीमी आवाज में बोली, अगर तुम्हारा कोई सामान नहीं भी छूटा तो समझ जाओ कि ये आपके होने वाले पति जी का काम है। ये सुनकर शिवानी के खूबसूरत होठों पर बेहद खूबसूरत और हसीन मुस्कान आ गई। उसने चुपके से उस बैग को खोला और अंदर देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, आंखों में चमक आ गई। बैग के अंदर इस बार थोड़ी बड़ी और ज्यादा घुंघरुओं वाली चांदी की पायल रखी थी। एक सुंदर सी ड्रेस भी थी। इसके अलावा ढेर सारी चॉकलेट्स भी थी। ये सब देखकर शिवानी का अंग अंग खिल उठा। वहीं तान्या को हंसी आ गई और वो बोली, लिख कर देते हैं तुम्हें कि इनसे अब तुम कभी नहीं बच पाओगी, विवाह तुम्हारा इन्हीं से होगा, देख लेना। तान्या की बात सुनकर शिवानी ने बैग को कसकर पकड़ लिया और घबराने लगी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और समाज से डर था, बाकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता और परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन विग्रहराज सूर्यवंशी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब सोचते ही शिवानी फिर से उदास हो गई और पूरे रास्ते बस राज सर के साथ बिताए लम्हों को याद करती रही। वहीं जोधपुर में शाम के 4 बजे विग्रह अपनी मीटिंग निपटाकर सीधा सूर्यवंशी सदन लौट आया। राज सर अपनी शान और रुआब से चलते हुए बंगले के अंदर आ गए और मुख्य हॉल में मौजूद अपनी दादी सा को देखकर सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, बाबा साहब कहाँ हैं? उन्होंने हमसे कहा था कि किसी से मिलवाना चाहते हैं। दादी सा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ आप फ्रेश होकर पुरुषों वाले कक्ष में पहुंच जाना कुंवर राजा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। बस इतना कहेंगे कि अपने धैर्य को बनाए रखना, जाहिर सी बात है अंत में होने वाला वही है जो आप चाहते हैं। इतना कहकर दादी सा वहां से चली गई। विग्रह बोला, हम तो शिवानी को चाहते हैं लेकिन वो अभी छोटी है, कोई बात नहीं, सिर्फ 1.5 साल बाद ही वो 18 साल की हो जाएंगी और उसके बाद सिर्फ हमारी। इतना कहते ही विग्रह ऊपर अपने कमरे में चला गया, फ्रेश हुआ और सिंपल ग्रे शर्ट और काली पैंट पहन के कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने बालों को पीछे किया और शर्ट की बाजू मोड़ते हुए नीचे आकर सीधा पुरुषों के कक्ष में प्रवेश किया, जहां सोफे पर प्रयागराज जी अपने बड़े बेटे विवेक राज के साथ बैठे हुए थे। साथ में 2 पुरुष और बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर विग्रह को थोड़ा बहुत तो अंदेशा हो ही गया था, लेकिन वो एक सभ्य और सुसंस्कृत परिवार से ताल्लुक रखता था तो उसे अच्छे से पेश आना था। विग्रह को देखते ही वो दोनों पुरुष अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई और उनमें से एक पुरुष, जिनकी उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी, आदर से बोला, आइए कुंवर राजा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से चलते हुए आगे आया और सबसे पहले उसने अपने बाबा सा और भाई सा के पैर छुए। उसके बाद उन दोनों मर्दों के आगे हाथ जोड़कर आदर मगर रुआब से बोला, खम्मा घड़ी। इतना कहते हुए वो सोफे पर अपनी टांग पर टांग रखकर शान और रुआब से बैठ गया और अपनी गहरी निगाहों से एक टक अपने पिताजी को देखने लगा। तो प्रयागराज जी खुशी से बोले, कुंवर राजा आप तो इन्हें जानते हैं, ये श्रीमान लोकेश सिंह जी हैं, जिनकी टेक्सटाइल पूरे राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है। विग्रह ने एक नजर लोकेश सिंह जी की तरफ देखा और फिर अपने बाबा सा की तरफ देखते हुए अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज यहाँ कैसे आना हुआ? ये सुनकर विवेक ने गहरी सांस लिया और अपने मन में बोले, घर वाले सच में पागल हो गए हैं क्या? जब कुंवर के जीवन में पहले से ही कोई कन्या है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? हमें समय ही नहीं मिला, वरना कुंवर से कह देते कि घर से दूर रहना, रिश्ता आया है, अब पक्का ये गुस्सा करेंगे। तभी प्रयागराज जी बोले, इनकी सुपुत्री का रिश्ता आपके लिए आया है कुंवर राजा। प्रयागराज जी का इतना ही बोलना था कि विग्रह ने पानी के ग्लास को कसकर पकड़ लिया और अब उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर दबाने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर विवेक चिंतित होने लगा, क्योंकि अब तूफान आने वाला है। क्या विग्रह और शिवानी एक बंधन में बन पाएंगे या विग्रह मान लेगा अपने पिता की बात? क्या शिवानी अपने माता पिता को ठुकराकर विग्रह को अपना पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया पर। लोकेश की तरफ इशारा करते हुए प्रयागराज जी विग्रह से बोले, ये लोकेश सिंह जी हैं और इनकी सुपुत्री का रिश्ता आपके लिए आया है कुंवर राजा। प्रयागराज जी का इतना ही कहना था कि विग्रह ने पानी के ग्लास को कसकर पकड़ लिया और अब उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर दबाने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर विवेक चिंतित होने लगा, क्योंकि अब तूफान आएगा। प्रयागराज जी भी हैरानी से उसके हाथ में पकड़े ग्लास को देख रहे थे। वहीं लोकेश सिंह जी और उनका बेटा भी विग्रह के चेहरे के बदलते हाव भाव देखे जा रहा था। विग्रह के कान में वही शब्द गूंज रहे थे कि इनकी सुपुत्री का रिश्ता आपके लिए आया है। इन शब्दों से भी विग्रह को नफरत होने लगी और अब उसकी निगाहों के सामने शिवानी का वो रूप दिखने लगा जब वो दुनिया भर के नखरे दिखाते हुए भागे जा रही थी। बार बार विग्रह से शर्मा रही थी और उसे रोक रही थी कि हमारा हाथ मत पकड़ना। ये सब याद आते ही विग्रह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्लास को दबा दिया और कांच का ग्लास उसकी ताकत को सहन नहीं कर पाया और उसके हाथ में ही टूटकर बिखर गया। ये नजारा देखकर प्रयागराज जी और विवेक राज घबरा गए। वे दोनों अपनी जगह से खड़े होकर विग्रह के पास आकर उसे संभालने लगे। वहीं लोकेश सिंह जी और उनका बेटा भी घबरा गए और विग्रह के पास आ गए, लेकिन तभी विग्रह ने अपना हाथ दिखाकर बड़ी शालीनता और सौम्यता मगर अपनी दमदार और रौबदार आवाज में कहा, अभी हम अपने होश में नहीं है, कृपया करके सब लोग हमसे दूरी बनाकर रखिए, हम ठीक नहीं है। ये देखकर प्रयागराज जी को चिंता होने लगी। तभी विवेक राज ने उन्हें बैठने के लिए कहा और मेहमान से भी बोला, जी बैठे ना। मेहमान अपनी जगह पर बैठ गए और सभी लोग एक टक हैरानी से विग्रह के भावहीन चेहरे को देखने लगे। विवेक सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए खामोशी से अपने भाई को देखे जा रहा था। विग्रह ने अपने हाथ को झटक दिया। तभी प्रयागराज जी चिंतित होकर बोले, हे शिव, कुंवर राजा ये सब क्या है? देखिए आपकी हथेली से खून बहना शुरू हो गया है। विग्रह ने अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाया और बेहद आकर्षक तरीके से घुमाया और अपनी दमदार आवाज में जुनून से बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता बाबा साहब, हम बस बड़ी शांति से इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी हम विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। इतना कहते हुए विग्रह ने सामने टेबल पर से टिश्यू पेपर लिया और उससे अपनी हथेली से बहते खून को साफ करने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर लोकेश सिंह जी, उनका बेटा और प्रयागराज जी खामोश हो गए। लोकेश सिंह जी ने गहरी सांस लिया और आदर से बोले, जी कुंवर साहब, हम आपकी इच्छा और निर्णय का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी बच्ची अभी मात्र 22 वर्ष की है और आप भी तो अभी मात्र 25 वर्ष के हैं। ऐसे में अभी केवल सगाई हो जाए और विवाह बाद में हो जाए तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बस जमाईसा के रूप में हमें आप ही चाहिए। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी लाल गुस्सैल और बेचैन निगाहों से विवेक राज की तरफ देखा और उसे आंखों के इशारे से कहने लगा कि इन्हें रोकिए, वरना हम इन्हें ऐसा रोकेंगे कि फिर तबाही आ जाएगी। विग्रह की बात समझकर विवेक ने अपनी पलकें झपका दी और बड़ी सौम्यता से बोला, जी सिंह साहब, आपकी बात उचित है, लेकिन ऐसे अचानक से कोई भी निर्णय लेना हमारे लिए संभव नहीं। अभी के लिए इस बात को यहीं दबा देते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या कैसे करना है। विवेक की बात सुनकर लोकेश सिंह जी का मुंह डर गया, लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हुए वो बोले, जी जैसा आपका निर्णय
होगा हमें स्वीकार होगा, लेकिन ये रिश्ता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इतना कहते हुए वो अपनी जगह से खड़े हो गए और बाकी सभी भी खड़े हो गए। सभी ने एक दूसरे को खमा गणी कहा और वे दोनों वहां से चले गए। सभी के जाते ही प्रयागराज जी तुरंत हॉल में आए और सीढ़ियों पर चढ़ते विग्रहराज को देखते हुए चिंता से बोले, आप हमसे नाराज हैं क्या हुआ? ये सुनते ही विग्रह के कदम वहीं ठहर गए। वो सामने खड़े अपने पिताजी और बड़े भाई को देखने लगा। विग्रह ने गहरी सांस ली और नीचे उतरकर अपने बाबा साहब के सामने खड़ा होकर सर झुकाकर आदर से बोला, आपसे नाराज होने की हमारी हैसियत नहीं है बाबा साहब। प्रयागराज जी ने कहा, तो इतना गुस्सा क्यों बेटा, और स्वयं को तकलीफ क्यों? विग्रह अपनी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत लिए अपनी राजा का स्मरण करते हुए सर झुकाकर बोला, बाबा साहब हम अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हैं और जिस दिन तैयार होंगे उस दिन सबसे पहले आपको सूचित कर देंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कोई रिश्ता मत देखिए। प्रयागराज जी ने गहरी सांस ली और विग्रह के चेहरे को थामकर असीम प्रेम से बोले, आपकी हर इच्छा हमारे लिए सराखों पर है हमारे बेटे। जब आपकी इच्छा होगी हमें बता दीजिएगा, तब तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। विवेक राज ने चैन की सांस ली और बोला, चलिए छोटे वरना खून बहना नहीं। विवेक ने इतना ही कहा था कि तभी प्रार्थना जी और दादी साहब वहां पर गए और प्रार्थना जी की नजर विग्रह की हथेली पर पड़ी तो वो घबरा गई और घबराती हुई बोली, ये क्या हुआ? इतना खून कैसे बह रहा है कुंवर राजा? प्रार्थना जी घबराने लगी और दादी साहब भी घबराने लगी। तभी विग्रह उन दोनों को देखकर बोला, इतना कुछ नहीं हुआ है जो आप दोनों घबरा रहे हैं, हम ठीक है। इतना कहकर विग्रह तुरंत ऊपर चला गया। साफ दिख रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है, क्योंकि जो हुआ उससे उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से श्वारणी के नाम कर दिया है और उसके लिए तय रिश्ते में है। ऐसे में वो कभी किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहता। विग्रह राज अपने कक्ष में प्रवेश करता है, अपनी शर्ट फेंकता है और अपने बड़े और आलीशान बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और भीगने लगता है। शावर का ठंडा पानी उसके बदन पर गिर रहा है और वो तड़प रहा था अपनी राजा के लिए। आज जो उसे अब कभी नहीं होने दे। विग्रह की हथेली से खून बहना अब बंद हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और तड़प साफ नजर आ रही थी अपनी राजा के लिए। विग्रह आंखें बंद करके भागी होकर शावर के नीचे खड़ा था। बेहद आकर्षक और हॉट लग रहा था। उसके रेशमी बाल अब भीग चुके थे, जिस वजह से वो और ज्यादा हसीन लग रहा था। अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली जो बेहद लाल हो रही थी, जिन्हें झांकने से साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी राजा के लिए कितना बेचैन और बेसब्र है। विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और जोर से दीवार पर मुक्का मारने लगा और लगातार मारता रहा। वो स्वयं को सजा दे रहा था कि भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन उसके साथ किसी अन्य कन्या का नाम जोड़ा गया, जबकि वो वफादार है अपनी श्वारणी के लिए और उसी के साथ उसका नाम जुड़ेगा। भीगा हुआ बदन से टपकता हुआ पानी और हॉट विग्रह बाथरूम से बाहर निकल आया। वो बिना पिए भी नशे में चूर हो रखा था। उसके बदन पर जमी पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। वो अपने आलीशान कक्ष के शेल्फ के आगे जाकर खड़ा हो गया और नशे में चूर होकर उसने एक शराब की बोतल निकाली, जिसे खोलकर अपने गीले गुलाबी होठों से लगा लिया और शराब का सेवन करते हुए अपनी श्वारणी को याद करते हुए तड़पने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो श्वारणी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। अपनी श्वारणी को याद करते हुए विग्रह बेचैन और बेसब्र होने लगा और अचानक ही उसके होठों पर बेहद कातिल मुस्कान आ गई और वो इतना हसीन लग रहा था। विग्रह श्वारणी के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रात्रि भोजन हो जाने के बाद श्वारणी कुछ देर के लिए हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। बगल में उसके पिताजी और शौर्य बैठे हुए थे। वहीं दीपिका जी श्वारणी के धुले हुए कपड़े उसकी अलमारी में रखने के लिए कमरे में आई। उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला और सारे कपड़े अच्छे से सेट करते हुए प्यार से बोली, कितना शौक है हमारी लाड़ू को सच में सवरने का। दुनिया भर के गहने और कपड़े लाकर रखे हैं। लगता है विवाह के पश्चात पूरे दिन नई नई दुल्हन बनकर रहा करेंगी हमारी लाड़ू। दीपिका जी की नजर अलमारी के एक सेक्शन पर पड़ी जो लॉक था, जिसे देखकर वो बोली, ये लॉक क्यों है? इसमें क्या रखा हुआ है? इसकी चाबी कहां होगी? दीपिका जी पूरे कमरे में चाबी ढूंढने लगी और उन्हें तकिए के नीचे चाबी मिली। चाबी लेकर उस लॉक को उन्होंने खोला और जैसे ही अंदर रखे सामान को देखा तो दीपिका जी के होश उड़ गए और आंखों में गुस्सा छाने लगा। उस सेक्शन के अंदर 3 से 4 महंगी पायल की जोड़ी रखी हुई थी। एक सुंदर ड्रेस थी, कई सारी कांच की चूड़ियां थी, इसके अलावा ढेर सारी चॉकलेट्स थी। ये सब देखकर दीपिका जी ने अपनी मुट्ठी खींच ली। नीचे हॉल में टीवी देखती श्वारणी के दिमाग में विग्रह ही घूमे जा रहा था। उसके लिए तड़प रही थी। तभी दीपिका जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और असीम क्रोध से उसके चेहरे को देखकर बोली, बेशर्म लड़की, आगे में कर लिया कांड। ये सुनते ही श्वारणी चौंक गई और वहीं शौर्य और विक्रम जी हैरानी से दीपिका जी को देखने लगे। श्वारणी घबराने लगी और अपनी जगह से खड़ी होने लगी। तभी दीपिका जी ने गुस्से में आकर उसकी थोड़ी को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर श्वारणी की आंखें भर आई। वहीं विक्रम जी गुस्से से बोले, ये क्या कर रहे हैं आप बच्ची के साथ, छोड़िए इन्हें। श्वारणी अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से अपनी मां को देखता है। तभी दीपिका जी बोली, इस बेशर्म ने हमारी नाक के नीचे काट दिया है, आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसकी अलमारी से महंगी महंगी पायल और ढेर सारे उपहार मिले हैं जो इन्हें किसी आशिक ने दिए होंगे। बिगड़ गई है लड़की। क्या श्वारणी का सच आने वाला है सबके सामने? क्या ऐसे में श्वारणी कभी विग्रह की हो पाएगी? क्या श्वारणी को देखकर दीपिका जी जोर से विक्रम जी से बोली, इस बेशर्म ने हमारी नाक के नीचे काट दिया है, आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसकी अलमारी से महंगी महंगी पायल और ढेर सारे उपहार मिले हैं जो इन्हें किसी आशिक ने दिए होंगे। बिगड़ गई है लड़की। ये सुनते ही विक्रम जी के होश उड़ गए और वहीं श्वारणी का पूरा बदन कांपने लगा। आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, हालत खराब होने लगी और तभी विक्रम जी गुस्से से बोले, ये क्या कह रही है आपकी मां श्वारणी, क्या किया है आपने? दीपिका जी ने एक झटके से श्वारणी की ठोड़ी को छोड़ दिया और गुस्से से बोली, हमें लगा था कि चोट को जाकर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तो देखिए हो गई, पड़ गई है किसी लड़के के चक्कर में और अब डूबेगी हमारी नाक। ये सुनकर श्वारणी बुरी तरह से रोने लगी, डरने लगी और सुबकने लगी। लेकिन उसके भाई ने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। विक्रम जी के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और वे एक टक अपनी गुस्सैल नजरों से श्वारणी को देखे जा रहे थे। तभी दीपिका जी चिल्लाते हुए बोली, एकदम चुप, अब रोकर मासूम बनकर क्या दिखाना चाहती हैं आप? कांड तो कर ही दिया है, इसे छूट देनी नहीं चाहिए थी, घर में बंद रखना था, घर से ही पढ़ाई करवानी चाहिए थी और उन लोगों ने पर विवाह। मासूम और नादान श्वारणी रोए जा रही थी, डर रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके रोने से भी दीपिका जी और विक्रम जी को नफरत हो रही थी। विक्रम जी गुस्से से बोले, रोना बंद करो और सच सच बताओ, इतने सारे उपहार किसने दिए आपको? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? एक एक बात सच बताना वरना कसम से कल से आपको कैद कर दिया जाएगा आपके कमरे में। अपने पिता की बात सुनकर श्वारणी कांपते हुए बोली, पापा हमने कुछ नहीं किया, सच्ची। श्वारणी का इतना ही कहना था कि दीपिका जी उसे थप्पड़ मारने के लिए आ गया। तभी विक्रम जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, मारो मत, बड़ी हो गई है और कन्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दीपिका जी ने कहा, ऐसी कैसी कन्या जो अपने माता पिता का नाम खराब कर रही है? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, इसे बंद कर दीजिए कमरे में और कल से स्कूल जाना बंद इसका। यहाँ पर ठिकाने आएगी और अभी के अभी इसके सारे फालतू के उपहार बाहर कराती हूँ, न जाने किसका पाप हमारे घर में है। दीपिका जी की बात सुनकर श्वारणी जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। शौर्य उसे संभालता रह गया। वहीं विक्रम जी गुस्से से वहां से चले गए और दीपिका जी ने श्वारणी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और जबरदस्ती उसे कमरे में बंद कर दिया। शौर्य रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन उस 14 वर्ष के बच्चे की कौन सुनता? श्वारणी दरवाजे के पास जमीन पर बेसुध सी बैठी हुई थी, रोए जा रही थी और इस समय उसे सिर्फ और सिर्फ विग्रह की याद आ रही थी। उसके प्यार और स्नेह की आवश्यकता थी उसे। कुछ देर बाद वो अपने बेड के बगल वाली खिड़की के पास जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। तभी उसने देखा नीचे सड़क किनारे रखे कचरा पात्र में दीपिका जी विग्रह द्वारा दिए गए सारे उपहारों को फेंक रही थी। ये देखकर श्वारणी पूरी तरह से रोने लगी, तड़पने लगी और रोते हुए खुद से ही बोली, राज सर को हमसे दूर मत कीजिए प्लीज। श्वारणी बेसुध होकर बेड पर गिर गई और सच्ची शिद्दत और दर्द से तड़पते हुए अपने राज सर को याद करके रोती रही। वहीं दूसरी तरफ विग्रह को आज शराब का नशा चढ़ ही नहीं रहा था। वो बेचैन हो जा रहा था, सीने में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। वो बस अपने कमरे में सिगरेट पीते हुए इधर उधर रह रहा था। दिमाग में बार बार श्वारणी घूम रही थी, उसको चिंता सता रही थी उसकी। वहीं श्वारणी पूरी तरह से रोए जा रही थी। उसकी पायल, ड्रेस और चूड़ियों को फेंक दिया गया था जो उसे राज सर ने दी थी। विग्रह से अब नहीं आ गया और वो तुरंत अपनी खुली जीप में बैठकर रवाना हो गया। आधे घंटे के बाद विग्रह अपनी जीप लेकर उस सोसाइटी के दरवाजे पर पहुंच गया और आगे बढ़ने लगा। तभी रुक गया और गंभीर होकर बोला, नहीं हम ये सब नहीं कर सकते, ये कृत्य हमें शोभा नहीं देते। वो ठीक है अपने घर पर अपने माता पिता के साथ, यही पर्याप्त है हमारे लिए। वैसे भी उसे पसंद नहीं आएगा हमारा उनसे घर आना, कल मिलेंगे उससे। विग्रह ने अपनी जीप को मोड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही श्वारणी बेचैन हो गई और तड़प उठी और आंखों में आंसू लिए खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सर जोधपुर शहर की सड़क पर तेजी से ड्राइव कर रहे विग्रहराज सूर्यवंशी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और
बेताब होने लगा, मगर बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। अगले दिन सुबह 8 बजे तान्या तैयार होकर शिवानी के घर पहुंच गई और दरवाजा खटखटाने लगी। तभी दीपिका जी ने दरवाजा खोला और शौर्य को बाहर भेजते हुए बोली, टिफिन का खाना खा लेना, वापस लेकर मत आना। शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तान्या इधर उधर देखते हुए बोली, आंटी जी शिवानी कहाँ है? उसे भी जल्दी से भेज दीजिए ना, सोसाइटी के बाहर स्कूल बस आ गई होगी। ये सुनकर दीपिका जी बोली, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सोई है, तो आज स्कूल नहीं आएगी, आप दोनों जाओ। दीपिका जी की बात सुनकर तान्या को चिंता होने लगी अपनी सहेली की और वो बोली, तो आंटी जी क्या हम उससे मिल सकते हैं? दीपिका जी ने कहा, हमने कहा ना वो अभी सोई है, हमने उसे दवाई दी है जिस वजह से उसे नींद आ रही है, अभी उसकी नींद खराब करेंगे तो फिर उसका बुखार चढ़ जाएगा। अभी आप दोनों स्कूल जाओ, आपको देरी हुई है, शिवानी से तो आप लोग बात में भी मिल सकते हो। तान्या ने हाँ कहा और शौर्य के साथ वहां से चली गई। पूरे रास्ते शौर्य उदास रहा और ये देखकर तान्या को थोड़ी हैरानी भी हुई। तभी वो बोली, सब ठीक तो है? अपने माता पिता के डर से शौर्य ने उससे झूठ में हाँ कहा और वो दोनों बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल गए। अपनी बेंच पर पहुंचते ही उसने देखा शिवानी के लिए आज भी रात सर ने कुछ उपहार दिए थे, जिन्हें देखकर तान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उपहार के बैग को अपने स्कूल बैग में रखते हुए कहा, शाम को शिवानी को उसकी अमानत सौंप दूंगी, खुश हो जाएगी वो प्यारी सी लड़की। तान्या शिवानी को बहुत याद कर रही थी, उसका तो स्कूल में मन ही नहीं लग रहा था और ना ही पढ़ाई करना अच्छा लग रहा था। जब उसकी सहेली के पास होती है, उसके साथ होती है तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि कल जब शिवानी स्कूल आएगी तब वो दोनों खूब मजे करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। दोपहर में लंच टाइम तान्या कैंटीन में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। तभी एक 11-12 साल का लड़का उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, शिवानी दीदी कहाँ है? हम उनके लिए चिट्ठी लाए हैं। ये सुनकर तान्या बोली, तुम कौन हो और हर बार शिवानी के आसपास मंडराते रहते हो और उस दिन भी तुमने चिट्ठी दी थी ना? उस लड़के ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे दीदी हम अभिनव शुक्ला है, शिवानी दीदी के अजनबी भाई और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस इतना बताओ ना दीदी कहाँ है? तान्या हैरानी से बोली, जासूसी का धंधा करते हो ना, सब जानती हूं मैं। खैर अपने मालिक से कह देना कि शिवानी ने आज स्कूल से छुट्टी ली है, कल आएगी स्कूल। ये सुनकर अभिनव कुछ सोचते हुए बोला, तो अब इस चिट्ठी का क्या करें हम? ऐसा कीजिए ये चिट्ठी आप तक पहुंचा देना, ओके? तान्या ने उसके हाथ से चिट्ठी ली और वो लड़का वहां से चला गया। तान्या ने चिट्ठी को किताब के अंदर छुपा दिया और गहरी सांस लेकर बोली, क्या प्यार है तुमका, बिल्कुल पुरानी जमाने की लव स्टोरी की तरह चिट्ठियों का लेन देन होता है। ओह सॉरी, चिट्ठी तो सिर्फ रात से ही देते हैं, शिवानी तो कुछ करती नहीं है। तान्या मुस्कुराती रही और अब उसे अपने प्यार की याद आने लगी और वो खुश हो गई। जोधपुर में देर रात 11 बजे किले की मुंडेर पर खड़े विग्रहराज सिगरेट के कश लगाया जा रहा था। वहीं शुभम उसके बगल में खड़ा होकर उसकी तरफ शराब का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए राजे। विग्रह अपनी नशीली निगाहों से चांद को निहारते हुए नाम में अपनी गर्दन हिला देता है। ये देखकर शुभम बोला, अरे ले लीजिए, एक ग्लास ही तो है। विग्रह ने सिगरेट बाहर निकाली और अपनी दमदार आवाज में बोला, 1 महीने का कोटा कल ही पूरा कर दिया है हमने, अब 1-2 महीने शराब का नाम मत लेना हमारे आगे। शुभम ने हाँ कहा और शराब पीते हुए बोला, राजे आपकी राजा ने आज स्कूल से छुट्टी कैसे ली, जबकि वो तो पढ़ाई लिखाई में कोई जोखिम नहीं लेती। ये सुनकर विग्रह बेचैन होने लगा और शिवानी के लिए तड़पने लगा। उसने फिर से सिगरेट के कश लेने शुरू कर दिए और शिवानी को याद करता रहा। अगले दिन भी जब तान्या शिवानी के घर गई तब दीपिका जी ने उससे कह दिया कि वो आज भी नहीं आएगी, वो अभी आराम कर रही है। कल शाम को भी जब तान्या उसे रात सर द्वारा उपहार देने गई थी तब दीपिका जी ने बहाना बना दिया कि वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई हुई है। तान्या को कुछ गड़बड़ लग रही थी लेकिन वो बड़ों से सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप शौर्य के साथ स्कूल चली गई। आज फिर लंच टाइम में अभिनव शुक्ला तान्या के पास चिट्ठी लेकर आया, लेकिन तान्या ने फिर से उससे ये कह दिया कि शिवानी आज भी स्कूल नहीं आई है। अब विग्रह की बेचैनी तड़प और तलब बढ़ने लगी थी। पिछले 2 दिनों से उसने शिवानी को देखा नहीं था। तान्या भी सच नहीं बता रही थी कि शिवानी की तबीयत खराब है, वरना तो विग्रह के घर पहुंच जाता और शायद हंगामा खड़ा कर देता। ये 2 रातें उसने तड़पते हुए बिताई थी और हर नई सुबह नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता कि आज तो शिवानी से मिलना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आज की सुबह 8 बजे भी शिवानी स्कूल नहीं आई और तान्या शौर्य के साथ स्कूल में घुस गई और अपनी सीट पर बैठे हुए बोली, सच बताना शौर्य कि क्या हुआ है? हम जानते हैं कुछ गड़बड़ है, हमारी दोस्त तकलीफ में है और तुम हमसे छुपा रहे हो। देखो हम किसी को नहीं बताएंगे, बस एक ही बताओ सारा सच। तान्या के दबाव देने पर शौर्य ने उसे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर तान्या परेशान हो गई और अपने मन में बोली, हे शिव जी, हमारी मासूम सी सहेली के साथ कितना अन्याय हुआ है और अगर ये बात हमारे माता पिता को पता चलती तो वो लोग इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हमारे साथ। लेकिन हमें शिवानी को बचाना होगा, उसकी मदद करनी होगी, वरना सच्ची दोस्ती किस काम की। आज शाम को ही हम अपना प्लान बनाते हैं और शिवानी को बचाते हैं। तान्या शिवानी को बचाने के लिए क्या प्लान बनाएगी? क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर विग्रह करने वाला है कोई बड़ा हंगामा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद्दी सारी हद पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारी जिद्दी वालम सा सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया पर। तान्या के दबाव देने पर शौर्य ने उसे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर तान्या परेशान हो गई और अपने मन में बोली, हे शिव जी, हमारी मासूम सी सहेली के साथ कितना अन्याय हो रहा है और अगर ये बात हमारे माता पिता को पता चलती तो वो लोग इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं हमारे साथ। लेकिन हमें शिवानी को बचाना होगा, उसकी मदद करनी होगी, वरना सच्ची दोस्ती किस काम की। आज शाम को ही हम अपना प्लान बनाते हैं और शिवानी को बताते हैं। तान्या ने कुछ सोच लिया था। वहीं स्कूल में अभिनव आज भी खाली हाथ लौट गया क्योंकि शिवानी आज भी नहीं आई थी। अब विग्रह का दिमाग खराब होने लगा था। अचानक से ये लड़की गायब कैसे हो सकती है जबकि इसका भाई तो स्कूल आता जाता रहता है। विग्रह का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और आज शाम को वो स्कूल के सामने अपनी रेंज रोवर में बैठा हुआ था और अपनी तेज नजरों से एक टक स्कूल के दरवाजे को देखे जा रहा था। उसके बगल में बैठा शुभम चिंता से बोला, तान्या बता रही थी कि उसके घरवाले रूढ़िवादी हैं, अंतर्जातीय विवाह में यकीन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी राजा के माता पिता भी ऐसे हो। ये सुनकर विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और अपनी दमदार और रौदार आवाज में जुनून से बोला, मानना पड़ेगा उन्हें, वरना उठा कर ले जाएंगे उनकी बेटी को। राठौड़ हमारी राजा को हम हासिल करके रहेंगे, हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है वो, उसके साथ घर बसाना चाहते हैं हम, उसके बच्चों के पापा बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ बूढ़े होना चाहते हैं हम, उसके हर नखरे छीनने के लिए तैयार हैं हम, उसको इस दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए सक्षम है हम और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। विग्रह के जुनून को देखकर शुभम चिंतित होकर बोला, क्या वो आपसे प्यार करती है जैसे आप उसके दीवाने हैं? उसके लिए बेकरार है? क्या वो आपके प्रति ऐसी दीवानी और बेकरार है? सच बताना राजे, क्योंकि हमारी वाली ने तो कबूल किया है कि वो भी हमसे प्रेम करती है, लेकिन बस अपने माता पिता और परिवार से डरती है। तो क्या आपकी राजा ने भी अपने प्रेम को स्वीकार किया है या आप अपनी तरफ से यही सब सोच रहे हैं? ये सुनते ही विग्रहराज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा, उसका दिमाग गर्म होने लगा और जुनूनी निगाहों में गुस्सा छाने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खींच ली और जिद से बोला, वो हमसे प्यार करे या ना करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस इतना जानते हैं कि हम उससे बेपनाह प्यार करते हैं कि अब उसे अपनी पत्नी बनाना ही होगा और हमारे आंगन में आना ही होगा। वो अपनी मर्जी से आती है तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती के आती हम भी कम नहीं है। राठौड़ विग्रह का ऐसा दीवानापन उसे देखकर शुभम को अजीब सा डर लगने लगा कि भविष्य में जरूर कुछ बहुत बड़ा जरूर होने वाला है। अब ये तो पत्थर की लकीर ही मान लो कि विग्रह शिवानी से विवाह करके रहेगा, लेकिन शिवानी का परिवार कैसे मानेगा और स्वयं शिवानी कैसे तैयार होगी और क्या वो विग्रह से प्रेम करती है या नहीं? शुभम यही सब सोचे जा रहा था कि अभी स्कूल की छुट्टी हुई और तान्या के साथ सिर्फ शौर्य था, जिसे देखकर विग्रह ने गुस्से में आकर गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से चला गया। शुभम तो डर गया इतनी जोर से गाड़ी को स्टार्ट करने से और अब विग्रह स्पीड से जोधपुर की सड़क पर गाड़ी भगा रहा था। विग्रह के ऐसे रूप को देखकर शुभम बोला, राजे राजे शांत हो जाइए और आपको इतनी बेचैनी हो रही है तो सीधा आपकी राजा के घर चलिए और आज इसी समय उसके माता पिता से बात कर लीजिए और वैसे भी विवाह बाद में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की आपके नाम तो हो जानी चाहिए ना। शुभम की बात सुनकर विग्रह ने गुस्से में आकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। शुभम ने तो आंखें बंद कर ली। वहीं घर पहुंचते ही तान्या ने दीपिका जी से कहा, आंटी जी शौर्य ने हमें सब कुछ बता दिया है और हम आपकी गलती दूर करने आए हैं कि वो सारे उपहार शिवानी के नहीं थे, वो सब तो हमारी स्कूल की बारहवीं कक्षा की एक लड़की के हैं जिसकी सगाई हो रखी है और उसके मंगेतर ने उसे उपहार दिए थे, लेकिन वो अपने घर नहीं ले जा सकती थी शर्म के कारण, इसलिए उसने सारे उपहार हमें दिए थे और हमने संभालने के लिए शिवानी को दिए थे। शिवानी तो बहुत सीधी सादी लड़की है, नजर उठाकर कहीं देखती भी नहीं है, बस पढ़ाई करती है और चुपचाप घर चली जाती है। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए, वो आपका नाम कभी खराब नहीं करेगी, बल्कि उसे तो पढ़कर आपका नाम रोशन करना है। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। तान्या की बात सुनकर दीपिका जी को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को गलत समझा और उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, जबकि वो जानती है कि उनकी बेटी कितनी सीधी सादी है। वो कभी नजर उठाकर किसी को नहीं देखती है और वो बेचारी इतनी मासूम कि अपने पक्ष में लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है। तान्या को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और भावुक होकर बोली, हमें माफ करना बेटा, हमने आपकी प्यारी सहेली को गलत समझा, लेकिन अब आप देखिए हम अभी आप तीनों बच्चों को घुमाने के लिए मेहरानगढ़ किला ले जाएंगे, आपको जो चाहिए होगा सब दे देंगे और सुना है किले के पास विशाल मेला भी लगा है तो आज हम सभी पूरे मजे करेंगे। तान्या खुश हो गई और मन में ही अपने आप को शाबाशी देने लगी कि इतनी सफाई से वो झूठ बोले। वहीं मेहरानगढ़ किले की छत पर विग्रहराज सूर्यवंशी खड़ा होकर सिगरेट के कश ले जा रहा था। शुभम उसके बगल में खड़ा होकर नीचे मैदान में आयोजित भव्य मेले को देखते हुए बोला, हमें लगता है इन दोनों का परिवार पुरानी सोच वाला है, तभी ये दोनों इतना ज्यादा रहती है। विग्रह अपने मुंह से धुआं निकालते हुए जुनून से बोला, आदर और सम्मान से कन्या का हाथ मांग लेंगे और वे लोग मान गए तो ठीक है, वरना उनकी कन्या को अपने घर की छोटी बहू हम स्वयं ही बना देंगे। शुभम ने गहरी सांस ली और किले के नीचे देखे जा रहा था और जैसे ही मुड़ा
तो उसने देखा दूर किले के मुख्य द्वार के पास एक गाड़ी के पास उसकी तानिया खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर शुभम का दिल धक धक करने लगा और वो बोला हमारी वाली। विग्रह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी शुभम हैरानी से बोला अरे आपकी वाली भी है। ये सुनते ही विग्रह का अंग खेल उठा, पूरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ने लगा और वो बेकार होकर तुरंत पीछे मुड़ गया। राज सर ने अपनी तड़पती हुई और बेचैन निगाहों से जब गाड़ी के पास खड़ी अपनी राजा को देखा तो सूखे पड़े खेतों को बारिश मिल गई, बंजर भूमि हरी भरी हो गई, तड़पती निगाहों को राहत मिल गई, धड़कते बेचैन और बेसब्र दिल को सुकून मिल गया और बेताबी बेकरारी की कोई सीमा नहीं रही। विग्रह एक टक अपनी जुनूनी और नशीली निगाहों से शिवानी को देखे जा रहा था, जिसने आज गुलाबी रंग की शिफॉन की लंबी फ्रॉक पहनी थी, जिसकी आस्तीन कोहनी कटाई थी, बालों की पूरी टेप बनाई हुई थी जो हवा की वजह से लहरा रही थी। अपनी राजा को देखते ही विग्रह ने अपनी सिगरेट तुरंत फेंक दी और अपने बालों को सेट करते हुए जुनून से बोला हमारी राजा। विग्रह अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसे गौर से देखे जा रहा था कि तभी उसने गौर किया कि आज उसकी राजा के चेहरे पर वो नूर और चमक नहीं जो हमेशा होती है। आज वो मुस्कुरा नहीं रही थी, आज उसकी आंखें झुकी हुई हैं, लेकिन शर्म और हया से नहीं बल्कि उदासी से। ये सब देखकर विग्रह बेचैनी और गुस्से के मिले-जुले भाव से बोला इसे क्या हुआ, ये इतनी उदास क्यों है, क्या इसके माता पिता ने इसके साथ बुरा बर्ताव किया, क्या किसी ने राजा को परेशान किया है, अगर ऐसा है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजा सिर्फ मुस्कुराने के लिए बनी है, मुझाने के लिए नहीं। विग्रह की बात सुनकर शुभम ने शिवानी के उदास चेहरे को देखा और बोला लग तो रहा है, लेकिन आप उससे बात कैसे करोगे, क्योंकि एक नई मुसीबत और रोड़ा आपकी प्रेम कहानी के बीच में खड़ा हो गया है। वो देखिए बिलाड़ा में जिस पुरानी सोच के पुरुष से आपका पंगा हुआ था वही शिवानी के पिताजी लग रहे हैं हमें तो। शुभम की बात सुनकर विग्रह ने गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे विक्रम जी की तरफ देखा तो पहले तो हैरान हुआ और बाद में उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून से बोला वो इश्क क्या जिसमें इनके जैसे रोड़े ना हो, वो संघर्ष क्या जिसमें इन जैसों से हम भिड़े ना। राठौड़ लिख कर देते हैं कि इन पूज्य होने वाले ससुर जी से हमारी कभी नहीं जमने वाली। शुभम हंसने लगा और बोला सही है, और वैसे भी ससुर जी से जमा करके करना ही क्या है जब दिल उनकी बेटी से जुड़ा है। विग्रह बोला ये हुई ना बात, ससुर जी की बेटी हमारी अमानत है जिसे कुछ समय के लिए उनके पास रखा है ताकि उचित समय आने पर इनकी चिड़िया को उड़ा कर ले जाएंगे अपने आंगन की तुलसी की तरह पूछने के लिए। विग्रह और शुभम किले की छत पर जिसे रेस्टोरेंट में बदल दिया गया था उस पर एक टेबल कुर्सी पर बैठकर अपने लिए डार्क ब्लैक कॉफी मंगा लिया था, जिसकी चुस्की लेते हुए वो दोनों ही अपनी प्रेमिकाओं को देख रहे थे। वहीं शिवानी सर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी ऐसी उदासी देखकर विक्रम जी और दीपिका जी को बहुत बुरा लगा था और वे दोनों पछता रहे थे। विक्रम जी ने गहरी सांस ली और शिवानी के सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले लाडू कई बार बड़ों से भी गलती हो जाती है तो छोटों को हमें माफ कर देना चाहिए और खुश होकर लम्हों को जीना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस रेस्टोरेंट में आपको ढेर सारा खाना खिलाएंगे, उसके बाद मेरे में से आपके लिए ढेर सारी खरीदारी करेंगे जो कहेंगे सब कुछ। ये सुनते ही शिवानी की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर बेहद आकर्षक और हसीन तरीके से मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की तरफ देखा तो उसकी ऐसी हसीन और खूबसूरत मुस्कान देखकर विग्रह ने कॉफी की मग को कसकर पकड़ा और बेताबी से बोला राठौड़ हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये इन सबका पारिवारिक समय है जिसे हम बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार राजा ने हमें देख लिया तो फिर वो खुलकर और हंसकर मजा नहीं कर पाएंगे। शुभम बोला अरे राजे कैसी बातें करते हैं आप, अरे अजीब सी लड़कियां हमारे नसीब में हैं कि हमसे दूर भागती रहती हैं और अभी बड़ी मुश्किल से मौका मिला है निभाने का तो आप मना कर रहे हैं। विग्रह सख्ती से बोला हमें ये सब करना पसंद नहीं, हमें राजा को अकेले में देखना और बात करना ही पसंद है जो कि वो कन्या होने नहीं देती। खैर हम बस इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो हमसे दूर ही नहीं हो पाएंगी, फिलहाल यहाँ से चलिए, ये कृत्य हमें शोभा नहीं देते, वैसे भी हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग है। शुभम ने गहरी सांस ली और हाँ कह दिया। दोनों वहां से जा नहीं पाए थे विक्रम जी उनके पास गए और विग्रह को देखते हुए गुरु से बोले अरे कैसे हैं आप सूर्यवंशी साहबजादे। ये सुनकर विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और अपनी जगह से खड़े होकर गुरु से बोला बस वैसे ही जैसे बिलाड़ा में थे पुरोहित जी। कैसी रहेगी विग्रह और विक्रम जी की मुलाकात, क्या तान्या का झूठ छुपा रह सकेगा, प्यार की होने वाली है जितनी सारी हदें पार, बस बनी रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारी जिद्दी वालम सा सिर्फ और सिर्फ करते रहते हैं पर। शुभम और विग्रह जाने ही वाले थे कि तभी विक्रम जी उनके पास आ गए और विग्रह को देखते हुए गुरु से बोले अरे कैसे हैं आप सूर्यवंशी साहबजादे। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और अपनी जगह से खड़ा होकर गुरु से बोला बस वैसे ही जैसे बिलाड़ा में थे पुरोहित जी। ये आकर्षक मर्दाना और दमदार आवाज सुनकर दो टेबल छोड़कर दूर अपनी मां और तान्या के पास बैठी शिवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खींची और तुरंत पलट कर देखा तो सामने की टेबल कुर्सी के पास विग्रह राज सूर्यवंशी अपनी शान और रुआब से खड़ा था और विक्रम जी से बात कर रहा था। राज सर को देखते ही शिवानी की हालत खराब हो गई और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर तेज तेज सांस लेने लगी। उसे डर था कि कहीं विक्रम जी को सब कुछ बताना दे वरना विक्रम जी इस बार तो शिवानी की हालत खराब करेंगे। वहीं विग्रह कुछ इसी प्रकार के एटीट्यूड और रुआब से खड़े होकर अपनी बुरी और तेज नजरों से विक्रम जी की आंखों में देखे जा रहा था। उन दोनों की आंखों में अलग ही टशन नजर आ रही थी जो आगे जाकर न जाने कैसा रूप लेने वाली थी। विग्रह के जवाब को सुनकर विक्रम जी कटाक्ष में मुस्कुराते हुए बोले अगर आप जैसे बिलाड़ में थे वैसे ही अभी भी हैं तो हमारी सलाह मान लीजिए और बदल जाइए। जो आपके विचार थे उन्हें विदेशी लोग सहमत होते होंगे, हम तो नहीं होते। विग्रह ने अपनी हथेली की तरफ देखा और बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराकर अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला जी हम आपको सहमत करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, हम वो इंसान नहीं जो अपने विचारों को किसी पर थोपते, वो भी जबरदस्ती जैसे कि आपके जैसे कई महान लोग करते होंगे और आपकी मानसिकता देखकर तो यही लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर। विग्रह राज की बात सुनकर विक्रम जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो फिर भी शांति बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो कटाक्ष में बोले हमारे ऊपर मेहनत करते करते आप खुद थक जाएंगे लेकिन हमें और हमारी सोच को कभी नहीं बदल पाएंगे क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। और हाँ ये सत्य है कि हम अपने विचारों को अपने दोनों बच्चों पर, अपनी पत्नी पर और अपने आसपास के लोगों पर थोपते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विचार किसी भी रूप में गलत नहीं है। ये सुनकर विग्रह की मुस्कान और गहरी हो गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून और जिद से बोला पुरोहित जी समय समय की बात है, अब तो बस आप उस समय का इंतजार कीजिए और फिर परिणाम देखिएगा, कसम से आपकी निगाहों के सामने मौजूद रहेंगे हर पल हर लम्हा। विग्रह की बात की गहराई को विक्रम जी समझ नहीं पाए और उसे हैरानी से देखते रहे। तभी विग्रह ने अपने रेशमी बालों में हाथ फेरा और उन्हें पीछे करने लगा। तभी उसकी जुनूनी और तेज नजरें पुरोहित जी के पीछे उनसे दूरी पर खड़ी शिवानी पर पड़ी तो शिवानी छिप गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और विग्रह ने उसे तेज और सख्त नजरों से देखा और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी विक्रम जी गुरु से बोले आइए हम आपको अपने विचारों से जुड़े लोगों से मिलवाते हैं जो खुश हैं हमारे विचारों से। इतना कहते ही विक्रम जी ने मुड़कर देखा और कहा आप तीनों यहाँ आइए और आपको किन्हीं खास से मिलवाते हैं। ये सुनते ही शिवानी की सांसें तेज हो गई, वो डरने लगी और अपनी मां के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो तीनों विक्रम जी के बगल में आकर खड़े हो गए। हालांकि शिवानी दीपिका जी के पीछे चुपकर खड़ी थी। वहीं शुभम और तान्या के नैन मटके शुरू हो गए। विक्रम जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए गुरु से बोले जी ये है हमारी जीवन संगिनी, हमारी सब कुछ और हमारे विचारों को अपने जीवन का आदर्श मानने वाली हमारी पत्नी श्रीमती दीपिका विक्रम पुरोहित। और दीपिका ये है जोधपुर के सूर्यवंशी खानदान के चिराग कुंवर विग्रहराज सूर्यवंशी जिनके विचार कुछ ज्यादा ही आधुनिक है और ये महाशय हमारे विचारों को बदलने की ताकत रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। विक्रम जी की ऐसी बातें सुनकर तान्या और शिवानी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वहीं विग्रह अपनी तेज और कुटिल निगाहों से विक्रम जी को देखे जा रहा था। तभी दीपिका जी हाथ जोड़कर आदर से बोली खमा घड़ी कुंवर साहब। अब इन्हें क्या पता कि बहुत जल्द इन्हीं कुंवर साहब को जमाई सा कहकर पुकारना पड़ेगा। खैर विग्रह ने बिना उनकी तरफ देखे ही हाथ जोड़कर आदर से अपनी दमदार आवाज से कहा घड़ी खमा। वैसे जिस महाशय के आप इतने गुणगान गा रहे हैं पुरोहित जी कहीं यही महाशय से आपका जीवन भर का कोई नाता तो न जुड़ जाए, ध्यान रखिएगा फिर झेल नहीं पाएंगे आप हमें। विग्रह की बात को एक बार फिर से विक्रम जी और बाकी कोई समझ नहीं पाया लेकिन शिवानी खड़ी खड़ी कांप रही थी और अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ रखा था। तभी विक्रम जी बोले अब हम आपको अपने संस्कारों की एक अमूल्य और अकल्पनीय मूर्ति से मिलवाना चाहते हैं, हमारी बेटी, हमारी लाड़ो, हमारी आन बान और शान, हमारी शिवानी। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और अपने होठों को भींचकर बेताबी और तड़प से दीपिका जी के पीछे झुककर खड़ी अपनी मासूम और नादान राजा को देखने लगा। तभी विक्रम जी बोले लाड़ो आगे आओ। विक्रम जी अपने संस्कारों का ढिंढोरा पीट रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि विग्रह को नीचा दिखा सके कि उनके परिवार वालों की सोच भी उनकी तरह ही है। अपने पिताजी की बात सुनकर शिवानी डरती हुई, घबराती हुई और अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए आगे आने लगी और ठीक दीपिका जी के बगल में आकर खड़ी हो गई। विग्रह ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि ये उसके संस्कार और मर्यादा है कि वो परिवार वालों के साथ होते हुए अपनी राजा की तरफ नहीं देख सकता और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सकता है। इस वक्त वो एक भावहीन पुरुष बनकर खड़ा था और अपनी तेज और सख्त नजरों से एक विक्रम जी को देखे जा रहा था। तभी विक्रम जी बोले ये है हमारी इकलौती बेटी, हमारा गुरु, जिनके जीवन का उद्देश्य ही केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है और उनके अनुसार ही आगे बढ़ना है। ये सुनते ही विग्रह की मुस्कान पर कटाक्ष खड़ी हो गई। विक्रम जी बोले शिवानी कुंवर साहब को नमस्ते कीजिए। ये सुनते ही शिवानी ने अपने होंठ खींच लिए और अपने मासूम कांपते हाथों को जोड़कर धीमी आवाज में बोली जी नमस्ते। विग्रह हाथ जोड़कर आदर और गुरु से बोला खमा घड़ी आप सबने, अब हम चलते हैं।
इतना कहकर वो जाने लगा तभी विक्रम जी बोले, कुंवर साहब आपके शहर में घूमने गए तो आपको थोड़ा समय हमारे साथ बिताना ही चाहिए। सुना है राजपूतों की मेहमान नवाजी बेहद कमाल की होती है। ये सुनकर विक्रम ने अपनी कुटिल और तेज नजरों से उनकी तरफ देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, जी अवश्य आइए। इतना कहकर विक्रम आगे चलने लगा। अपनी शान और गुरूर में चलते हुए राज सर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके बगल में शुभम चल रहा था। वहीं उनके पीछे पीछे विक्रम जी, दीपिका जी, श्वानी और तान्या चल रहे थे। विक्रम मेले की तरफ बढ़ने लगा तो दो अंगरक्षक भागते हुए उसके सामने आए और सर झुकाकर बोले, कुंवर राजा हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। विक्रम ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया तो वो दोनों तुरंत वहां से चले गए और विक्रम अपनी शान से आगे बढ़ने लगा। श्वानी राज सर की पीठ को देखे जा रही थी और जानबूझकर उनके ठीक पीछे उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन वो नाराज थी क्योंकि विक्रम ने एक बार भी उसके सामने तक नहीं देखा। विक्रम को पीछे से देखते हुए दीपिका जी धीमी आवाज में बोली, जमाई राजा हो तो ऐसे हो जिनके बदन में खड़े हो जाने से भी हमारी इज्जत और शान दुगनी हो जाए। क्या शान और रुआ है इनका, सच में नसीब वाले होंगे ससुराल वाले जिन्हें ऐसे जमाई राजा मिलने वाले हैं। विक्रम जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम सबको लेकर मेले के द्वार पर पहुंच गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब करने में क्योंकि वो इस तरह मेले में नहीं जाता था, लेकिन अब ससुराल वालों को कुछ तो करना होगा, तभी उनकी बेटी का हाथ मिलेगा। विक्रम जैसे ही वहां आया तब मेला आयोजक और उनकी टीम उनके पास आई और हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनका स्वागत करते हुए बोले, धन्य हो गए हम जो कुंवर साहब यहाँ पधारे। आप कहें तो हम अभी पूरे मेले को खाली करवा देते हैं ताकि आप और आपका परिवार आराम से मजा कर सके। विक्रम की पहुंच को देखकर विक्रम जी को गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी खींची। वहीं उनकी बेटी गर्व महसूस करने लगी अपने प्यार पर कि इतनी सी उम्र में लोग उन्हें कितना मानते हैं। विक्रम ने अपनी जेब से नकाब निकाला और उसे पहनते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, रहने दीजिए, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विक्रम राज सूर्यवंशी यहाँ मौजूद है। कोई खास सुविधा नहीं। टीम ने हाथ कहा और चले गए। उनके जाते ही विक्रम जी की तरफ मुड़ा और तभी श्वानी ने अपने हंसम और आकर्षक राजा का चेहरा देखा तो देखती रह गई। लेकिन इस बार विक्रम ने उसकी तरफ ना देखते हुए गुरु से कहा, आइए पुरोहित जी, स्वागत है आपका। मुंह पर नकाब लगाने से वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था और उसे देखकर श्वानी बहक रही थी, लेकिन अपने माता पिता से डर रही थी। विक्रम जी आगे बढ़ने लगे तभी उनका फोन बजने लगा तो वो एक्सक्यूज नहीं कहकर एक तरफ चले गए। विक्रम ने गहरी सांस ली और वापस चला गया। तभी दीपिका जी को भी एक रिश्तेदार मिल गए तो वो उससे बात करने के लिए एक तरफ चली गई। अब वहां पर विक्रम और श्वानी अकेले खड़े थे। दोनों का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। बेहद खूबसूरत एहसास होने लगा था दोनों को एक दूसरे के लिए। विक्रम ने इधर उधर देखा और श्वानी की तरफ मुड़कर उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखते हुए उसने सच्ची शिद्दत और जुनून से उसके सर पर हाथ रखा तो श्वानी ने सुकून से अपनी आंखें बंद करी और आंसू की बूंद निकल आई। विक्रम उसके सर पर हाथ रखकर शिद्दत से बोला, ए राजा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुझे क्यों गई हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी हर तकलीफ को दबा कर देंगे। विक्रम के इतना कहते ही श्वानी ने अपनी नजरें उठाकर उसकी जुनूनी निगाहों में झांका। दोनों एक करके एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और इस दुनिया से बेखबर सिर्फ एक दूसरे को महसूस किए जा रहे थे। क्या विक्रम और श्वानी की इन निगाहों पर किसी और को हो जाएगा शक? क्या दोनों के प्यार की गाड़ी फिर से पटरी पर आ पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जितनी सारी हर बार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पर। विक्रम ने इधर उधर देखा और श्वानी की तरफ मुड़कर उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखते हुए सच्ची शिद्दत और जुनून से उसके सर पर हाथ रखा तो श्वानी ने सुकून से अपनी आंखें बंद करी और आंसू की एक बूंद निकल आई। विक्रम उसके सर पर हाथ रखकर शिद्दत से बोला, ए राजा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुझे क्यों गई हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी हर तकलीफ को तबाह कर देंगे। विक्रम के इतना कहते ही श्वानी ने अपनी नजरें उठाकर उसकी जुनूनी निगाहों में झांका। दोनों एक करके एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और इस दुनिया से बेखबर सिर्फ एक दूसरे को महसूस किए जा रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, तन बदन को एक अलग ही सुकून और चैन मिलने लगा था। सांसों की रफ्तार तेज होती गई, होठों की खामोशी बढ़ती गई और निगाहों की बातें शुरू होने लगी। विक्रम ने जुनूनी और नशीली निगाहों में राजा के रूप को कैद कर लिया। आज कुछ ऐसा हुआ कि लगातार एक दूसरे की आंखों में देखने से विक्रम के पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर श्वानी झेप गई और उसने भी तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अब वो घबराने लगी, हड़बड़ाने लगी और उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी विक्रम ने असीम प्रेम और शिद्दत से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, राजा मुस्कुराया करो, बहुत अच्छी लगती हो। इस बात का श्वानी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ उसके दिल ने विक्रम को अपना मालिक जरूर मान लिया था और अब वो सिर्फ विक्रम का होना चाहती थी। श्वानी कुछ नहीं बोली, बस विक्रम के झुके को देखकर ही अपना सुख और सुकून हासिल करती रही। तभी विक्रम उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए जुनून से मगर सख्ती से बोला, कुछ पूछते हैं तो जवाब दिया करो। हम वो प्रेमी और प्रेमिका नहीं है जो दिन में 2-3 बार मिलते हो। हम दोनों वो जो है जिन्हें एक दूसरे को जी भर के देखने के लिए भी कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में जब भी मिलो तो कुछ बोल दिया करो, जी भर के हमसे कुछ भी कह दो, हम सब कुछ सुनेंगे और समझेंगे भी। श्वानी का आंगन खिल उठा। सच में विक्रम राज कितना ज्यादा समझदार और अंडरस्टैंडिंग इंसान है। वो श्वानी पर कभी किसी बात के लिए दबाव नहीं बनाता है। वो तो बस उसे जी भर के देखने में ही संतुष्ट है, लेकिन श्वानी उसके लिए वो भी नहीं कर पाती। अभी वो खामोश पड़ी और ये देखकर राज सर को चिढ़ होने लगी। वो अपने हाथ हटाने लगा तभी श्वानी अपनी खूबसूरत आवाज में नजाकत से बोली, हमें आपसे बात करने में झिझक होती है राज सर। श्वानी के मुंह से निकला एक शब्द विक्रम को दीवाना बनाने लगा। क्या आवाज है, जैसे कि चाशनी की नदी बहती हो। विक्रम अपनी नशीली और मधुशी भरी निगाहों से उसके होठों को देखने लगा, लेकिन अपनी और राजा की मर्यादा का स्मरण होते ही उसने होठों से नजरें हटाकर उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से कहा, हमारी राजा हमसे झिझकती है। श्वानी ने बड़ी मासूमियत और खूबसूरती से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर विक्रम की मुस्कान बेहद आकर्षक और शानदार हो गई। उसने दूसरे हाथ से अपने रेशमी वालों को पीछे किया और शिद्दत से बोला, हर बात और कार्य का एक उचित समय आता है राजा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम तुम्हारी सारी झिझक निकाल देंगे, बस उससे पहले तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी। विक्रम की बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हुए श्वानी अपनी खूबसूरत आवाज में धीमे से बोली, हम कोशिश करेंगे, वैसे क्या करेंगे आप? ये सुनते ही विक्रम की जुनूनी निगाहों में नशा और दीवानगी छाने लगी और वो प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बातों को बदलते हुए बोला, राजा बाल इतने रुके कैसे हो गए हैं, समय से तेल नहीं लगा दिया क्या? ये सुनते ही श्वानी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि अपने क्रश, अपने गुप्त प्रेमी, अपने राज सर के सामने उसे शर्मिंदा महसूस हुआ कि उसके बाल रुके हुए हैं, जबकि अपने राज सर के सामने तो उसे अपने खूबसूरत और हसीन रूप नहीं आना चाहिए। श्वानी को खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों वो तेल लगाने में आलस करती है, जिससे कई बार उसके बाल रूखे हो जाते हैं। और आज विक्रम ने सब कुछ देख लिया। श्वानी की चुप्पी देखकर विक्रम अपनी आकर्षक और शानदार आवाज में बोला, बाल काफी लंबे हैं तुम्हारे, सुंदर भी हैं। ये सुनते ही श्वानी हिचकिचाते हुए बोली, आपके जितने सुंदर नहीं। विक्रम ने अपनी जुनूनी निगाहों से उसके गाल को लाल होते देखा और कहा, अगले वर्ष बाल कटवा देंगे हम। ये सुनते ही न जाने क्यों लेकिन श्वानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बेचैन होने लगी। विक्रम राज से ये कहने के लिए कि प्लीज आप अपने बाल मत कटवाना, क्योंकि इन रेशमी और माथे तक आने वाले बालों में आप बहुत हैंडसम और डैशिंग लगते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप इस पूरी दुनिया को मोह सकते हैं, इतने आकर्षक हैं आप। अपने दिल की बात को वो अपने दिल में ही दबा देती है और वजह यह है कि किस हक से वो राज सर को रोकेगी, क्या कहेगी। श्वानी अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए अपनी बेचैनी का प्रदर्शन करने लगी और ये देखकर राज सर शिद्दत से बोले, जानते हैं अभी भी हम दोनों के बीच में इतनी भी सहजता नहीं आई है कि आप अपने मन की बात हमसे साझा कर सके, लेकिन फिर भी आपसे बड़े होने के नाते आपसे इतना ही कहेंगे कि जीवन में किसी तरह का कोई भी तनाव आए तो उससे डरना और घबराना मत, बस आंखें बंद करना, दिल पर हाथ रखना और सच्ची शिद्दत से हमें याद करना राजा। हमारी सारी तकलीफ एक पल में गायब कर देंगे हम। ये सुनते ही श्वानी भावुक हो गई और विक्रम के पैरों को देखकर भावुकता से बोली, हाँ। विक्रम को एहसास हो रहा था कि उसकी कन्या किसी बात से परेशान तो जरूर है, तभी उसकी अनमोल मुस्कान गायब है। विक्रम का मन कर रहा था कि इस मासूम सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसे शांत करे, उसकी सारी तकलीफों को दूर कर दे, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं श्वानी का भी मन कर रहा था कि वो एक बार अपने राज सर की बाहों में जाकर अपना मन हल्का कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों अपनी अपनी मजबूरी लिए खड़े थे। तभी एक लड़की मुस्कुराती हुई उनके बगल से निकलते हुए बोली, आपको पता तो है कि हमें झूले खाना कितना पसंद है और आप हमें मना कर रहे हैं। लड़की की बात सुनकर उसके पीछे पीछे आता लड़का प्यार से बोला, जाना तुम्हारी चिंता होती है इसलिए मना करते हैं, अभी वो झूला खाओगी उसके बाद चक्कर आ जाएंगे और बीमार पड़ जाओगी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। लड़की की बात सुनकर वो लड़की रुक गई और उसकी तरफ मुड़कर असीम प्रेम से बोली, हमें चक्कर आएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हमें संभालने के लिए आप ना आपकी बाहों में आते ही हम एकदम ठीक हो जाएंगे। लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। ये नजारा और उनके द्वारा कहे गए एक शब्द को सुनकर विक्रम और श्वानी का रोम रोम खिल उठा, तन बदन से हर उठा और आंखों में एक दूसरे के लिए कई भावनाएं और जज्बात जागने लगे। विक्रम और श्वानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। विक्रम अपने प्यार को जता रहा है, लेकिन श्वानी अपने समाज और परिवार के डर से कुछ बोल नहीं रही और अभी तक विक्रम को भी इस बात का अंदेशा नहीं है कि श्वानी भी उससे प्यार करती है। वो बस ये सोच रहा है कि वो लगातार कोशिश करता रहेगा तो एक ना एक दिन श्वानी उसे मिल ही जाएगी और अगर वो नहीं भी मानती है तो विक्रम अपनी जिद और जुनून से उसे हासिल कर ही लेगा। विक्रम ऐसा लड़का नहीं है कि उसे दोनों तरफ से प्यार चाहिए, उसका ये मानना है कि एक तरफा प्यार में भी इतनी ताकत होती है कि हम अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी भर प्यार से रह सके। और विक्रम का प्यार तो इतना ज्यादा था और
आनंद है कि उसमें श्वानी के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला ही उन दोनों को इतना प्रेम देगा कि उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। श्वानी नजर झुकाकर खड़ी थी और विग्रह उसके चेहरे को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई दीपिका जी पर पड़ी तो उसने श्वानी से उचित दूरी बनाकर ठीक उसके आगे पीठ करके खड़ा हो गया और अपनी शान और गुरूर से सामने देखकर रहा। दीपिका जी उनके पास आकर हैरानी से बोली, ये तान्या कहाँ चली गई? श्वानी बोली, वो उसकी कोई दूर की आंटी मिल गई थी तो उनके साथ मेले की किसी दुकान में गई है। दीपिका जी बोली, अच्छा, और वो एक और महाशय थे वो कहाँ चले गए जो गुणवत्ता के साथ आए थे? शुभम का जिक्र होते ही श्वानी थोड़ा घबराने लगी, लेकिन बड़ी सफाई से झूठ बोलने लगी कि उन्हें कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो वो यही कहीं होंगे मामा। दीपिका जी ने हाँ कहा और एक विग्रह को देखने लगी जो उनके आगे पीठ करके खड़ा था। उन्हें विग्रह का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। दीपिका जी ने भी दुनिया देखी है और इतना तो उन्हें भी पता है कि किसी लड़के की नजर कैसी होती है और जब से उन्होंने विग्रह को देखा है उन्होंने नोटिस किया है कि विग्रह ने एक बार भी उन दोनों लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात दीपिका जी को बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे संस्कारी लड़के बहुत कम पाए जाते हैं। वो लोग अब शुभम, तान्या और विक्रम जी का इंतजार करने लगे। क्या दीपिका जी श्वानी और विग्रह के बीच प्यार के रास्ते को बनाएंगी? क्या विक्रम जी उनका साथ के लिए इस बार होने वाली है जितनी सारी हरी बात? बस बने रहिए। दीपिका जी एक विग्रह को देख रही थी जो उनके आगे पीठ करके खड़ा था। उन्हें विग्रह का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। दीपिका जी ने भी दुनिया देखी है और इतना तो उन्हें भी पता है कि किसी लड़की की नजर कैसी होती है और जब से उन्होंने विग्रह को देखा है उन्होंने नोटिस किया है कि विग्रह ने एक बार भी उन दोनों लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये बात दीपिका जी को बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे संस्कारी लड़के बहुत कम पाए जाते हैं। वे लोग अब शुभम, तान्या और विक्रम जी का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ तान्या आगे आगे भागे जा रही थी और ये देखकर शुभम अपना सर पीटते हुए बोला, यार अरे तुम भी अजीब हो, बात करने आए हो तो भाग क्यों रहे हो? साथ में चलो ना। तान्या इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, अरे ये मेला है, यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो हमारी जान पहचान के होते हैं। अगर उन्होंने हमें आपके साथ देखा तो सीधा मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा और रात को हमारी कुटाई होगी कि आपकी लाडली न जाने किसके साथ घूमेगी, हमें मारने का नहीं। ये सुनकर शुभम तेजी से उसके पास आया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके साथ चलते हुए बोला, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, हम ऐसा करते हैं तुम्हें एक मोबाइल फोन दिला देते हैं और तुम्हें जब भी कोई दिक्कत हो तो तुम्हें सीधा फोन कर देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता सिवाय हमारे। ये सुनकर तान्या उससे दूरी बनाकर हैरानी से बोली, हमें नहीं चाहिए कोई मोबाइल फोन, हमारी कोई उम्र है क्या मोबाइल फोन लाने की? अभी हम सिर्फ 16 साल के हैं, अभी से मोबाइल लेकर बैठ गए तो हो गई हमारी पढ़ाई पूरी। आपको पता है ना अब कुछ महीनों बाद ही 12वीं के बोर्ड जाने वाले हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तभी हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। और क्या कहा आपने? आप हमें हाथ लगाएंगे? इसका मतलब आप हमें मारना चाहते हैं, आप हमारे साथ कुटाई करना चाहते हैं। ये सुनकर शुभम के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, अरे मासूम और नादान लड़की, हर बार हाथ लगाने का मतलब मारना नहीं होता है, कई बार प्रेम की परिभाषाएं भी हाथ लगाना होता है। अब ज्यादा डिटेल से तुम्हें नहीं बता सकते, जैसे कि तुमने कहा तुम छोटी हो, तुम तो बस अपनी 12वीं पास करो फिर हम तुम्हें हर बार डिटेल से बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। ये सुनकर तान्या के गाल लाल हो गए और वो हंसी जाने लगी। तभी शुभम बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खरीदना है तो हमें बताओ, हम तुम्हें दिला देते हैं। हमारी तरफ से हमारे प्रेम का पहला उपहार समझ लेना। राजा को अपनी राजा को बहुत से उपहार देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनकी राजा को क्या क्या पसंद है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि क्या देना चाहिए, इसलिए आज तुम हमें बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं इन पर तुम्हें जो भी पसंद है तुम ले लो। ये सुनकर तान्या सबसे पहले एक दुकान के सामने आई और वहाँ लटकते तरह तरह के खिलौने देखकर खुशी से बोली, श्वानी की तरह हमें सजने सवरने का इतना खास शौक नहीं है, भले ही हम बड़े हो गए हैं, 16 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है। खिलौने से हमारा मतलब है कि सॉफ्टवेयर और ये वाला सॉफ्टवेयर हम लेना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने मेले में देखा था लेकिन ले नहीं पाए। ये सुनकर शुभम प्यार से बोला, वो दुकान दिला दे तुम्हें। ये सुनकर तान्या शर्माते हुए बोली, जी अभी के लिए ये एक सॉफ्टवेयर काफी है। शुभम को दीवाना बना गई उसकी मुस्कान और उसने तान्या के लिए सॉफ्टवेयर खरीद लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मगर उचित दूरी बनाकर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद तान्या एक कुल्फी खाते हुए उन सबके पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में सॉफ्टवेयर और कुल्फी देखकर दीपिका जी बोली, ये किसने दिलाया आपको? आपके पास तो पैसे नहीं थे बेटा। तान्या ने अपना थूक दिया और कुछ बोलने नहीं लगी। तभी श्वानी बोली, इसकी दूर की आंटी जी है ना, उन्होंने दिलाया होगा और किसने? ये सुनकर दीपिका जी ने हाँ कहा और कुछ ही देर में शुभम भी वहां पर आ गया। उसके आते ही विक्रम जी बोले, तो चले सूर्यवंशी साहब। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा और श्वानी अपनी खूबसूरत मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने लगी। वो अपनी सुंदर सी नजरों से असीम प्रेम और शिद्दत लिए अपने राज सर की पीठ को देखे जा रही थी और आज कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की थी और राज सर इतने अच्छे से बात करते हैं कि उन पर दिल ही आ जाता है। वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे तभी श्वानी की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां पर ढेर सारी कांच की चूड़ियां बिक रही थी जिन्हें देखकर श्वानी की आंखों में चमक आ गई और वो अपनी मासूमियत से बोली, मम्मा चूड़ियां। ये सुनते ही और किसी के कदम रुके न रुके विग्रह के तुरंत रुक गए। तभी श्वानी को एहसास हुआ कि वो जोश और उत्साह में कितनी जोर से बोले, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी दीपिका जी सख्ती से बोली, हे भगवान ये लड़की भी ना घर पर इतनी चूड़ियां रखी है लेकिन इसे संतुष्टि नहीं है और लेनी है लेकिन अब नहीं मिलेगी, समझी? श्वानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं विग्रह ने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी खींच ली और अपने मन में बोला, हमारी राजा की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, चूड़ियां ही तो चाहिए और ये लोग मना कर रहे हैं, हमें ये बात पसंद नहीं आई। राजा को उदास हो गई। विग्रह बेचैन होने लगा तभी उसका फोन बजने लगा, वो एक तरफ चला गया। उसके जाते ही विक्रम जी बोले, लाडो ऐसे मुंह नहीं उतारते, आइए एक सेट दिलवा देते हैं। श्वानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत भागती हुई उस दुकान की तरफ बढ़ने लगी। तभी विग्रह भी कॉल करके पीछे मुड़ा तो उसने अपनी राजा को किसी बच्चे की तरफ भागते हुए देखा। ये नजारा देखकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और जुनून से बोला, राजा के मिलते ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। इतना कहते हुए वो सबकी नजरों से झुककर एक तरफ खड़ा होकर श्वानी के मासूम और प्यारे चेहरे को देखने लगा कि वो कितनी खुशी और उत्साह से चूड़ियों को देख रही है। विग्रह उसके एक एक हाव भाव और नखरे देखे जा रहा था और उसका दीवाना हो जा रहा था। श्वानी ने कई सारे सेट पसंद किए और अपने सीने से लगा लिए। ये देखकर विग्रह की आंखों में नशा छाने लगा। तभी दीपिका जी बोली, सिर्फ एक सेट लेना है, इतने सारे नहीं। ये सुनते ही प्यारी श्वानी की अनमोल मुस्कान गायब हो गई और ये देखते ही विग्रह की मुस्कान भी गायब हो गई। अपना मन मारकर उसने एक ही सेट लिया और आगे बढ़ने लगी। उसके जाते ही विग्रह उस दुकान पर आया और अपनी जुनूनी निगाहों से ढेर सारी चूड़ियों को देखने लगा जो उसके कानों में श्वानी की दर्द भरी कराह सुना रही थी, जिसे सुनते ही वो भावना सा हो गया और तुरंत मुड़कर सामने देखने लगा। विग्रह ने अपनी मुट्ठी खींची और सामने का नजारा देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी नाजुक सी कली एक स्टूल पर बैठी हुई दर्द से तड़प रही थी और बार-बार अपने नाजुक से पैर को छू कर करा रही थी। उसके माता-पिता और सहेली उसे संभाल रहे थे। ये देखकर विग्रह का दिमाग गर्म होने लगा। तभी शुभम उसके पास आकर धीमी आवाज में बोला, चलते हुए अचानक से उनका पैर मुड़ गया तो शायद हल्की सी मूंछ आ गई हो। ये सुनकर विग्रह बेचैन होने लगा और एक टक श्वानी के उस नाजुक से छोटे से पैर को देखने लगा। दीपिका जी नीचे बैठ गई और उसकी जूती निकाली। तभी विग्रह ने श्वानी के नाजुक से पैर को देखा तो देखता ही रह गया। दीपिका जी उसके पैर को जैसे ही दबाने लगी तभी श्वानी दर्द से तड़पते हुए बोली, मम्मा प्लीज। राजा की दर्द भरी कराह सुनकर विग्रह बेकाबू और बेचैन हो गया। उसने अत्यधिक क्रोध में आकर अपने बगल में रखे एक टेबल को देखा और जैसे ही उसे लात मारने लगा तभी शुभम ने उसे रोक दिया और बोला, राजे स्वयं पर नियंत्रण कायम कीजिए। हम आपकी परिस्थिति और भावनाएं समझ रहे हैं लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपकी राजा के माता-पिता भी मौजूद है और आप किसी भी तरीके से उन्हें ये नहीं पता चलने दे सकते कि आप उनकी बेटी से प्रेम करते हैं, वरना वे लोग कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो हमें पसंद नहीं आएगा। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। आपकी राजा ठीक है, चिंता मत कीजिए। विग्रह राज ने बड़ी मुश्किल से अपनी तूफानी भावनाओं को रोका और अपनी तड़पती हुई निगाहों से राजा को दर्द से तड़पते हुए देखा। तभी श्वानी अपनी मासूम और प्यारी आवाज में बोली, मम्मा अब सहन नहीं हो रहा, प्लीज आप छुओ मत। अपनी श्वानी की मासूम आवाज सुनते ही विग्रह ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में भावहीन होकर विक्रम जी को देखते हुए बोला, पुरोहित जी कन्या के पैर को मत छुइए अगर आपको एक्यूप्रेशर नहीं देना आता, वरना दिक्कत बढ़ सकती है, या फिर हम बताते हैं जैसे वैसे कीजिए। राजा की आवाज सुनते ही श्वानी अपनी दर्द भरी निगाहों से असीम प्रेम और तड़प लिए उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो सख्त और मर्यादित पुरुष के सामने देख तक नहीं रहा था। श्वानी का मन कर रहा था कि अपने राजा सर के गले लग जाए और अपना पैर उन्हें छूने दे। विग्रह की बात सुनकर विक्रम जी बोले, कुंवर साहब अगर आप जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए ताकि हमारी बच्ची की तकलीफ दूर हो सके। विग्रह उनके पास आया और केवल विक्रम जी को देखते हुए अपनी दमदार और रौदार आवाज में सब कुछ समझा दिया कि किस तरह और किस जगह पर पैर को हल्के से मोड़कर दबाना है। विग्रह के बताए अनुसार विक्रम जी सब कुछ समझ गए और अब वे अपनी बच्ची के पैर के पास बैठे और जिस तरह से विग्रह ने बताया था उसी तरह उन्होंने श्वानी के पैर को थोड़ा सा मोड़ा तो श्वानी को थोड़ा सा दर्द हुआ और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। विक्रम जी श्वानी के गाल सहलाते हुए बोले, अब कैसा लग रहा है लाडू? श्वानी स्वयं से अपने पैर को हिलाते हुए बोली, अब दर्द कम है पापा। ये सुनते ही राज सर ने चैन की सांस लिया और विक्रम जी अपने दिल पर पत्थर रखकर आकर से बोले, आपका धन्यवाद सूर्यवंशी साहब। क्या विग्रह ने विक्रम जी और दीपिका जी दोनों का दिल जीत लिया है? क्या आप दोनों के प्यार का रास्ता आसान होने वाला है या मुसीबतें अभी कर रही हैं इंतजार? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जितनी सारी हमारे पास बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए हमारी जिद्दी बालसा सिर्फ और सिर्फ पर।